नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, जेपीएससी बैच में हम लोग इंडियन पॉलिटी का आज लेक्चर नंबर 2 देखने वाले। हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसे आप मौलिक अधिकार ना कह करके क्या कहेंगे, मूल अधिकार, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मौलिक शब्द की जिक्र नहीं की गई है। तो इसी क्रम में मैंने आपको ये बताया था कि भाग 3 और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 में हम क्या बात कर रहे होते हैं, फंडामेंटल राइट्स की। तो सबसे पहले हमने आपको अधिकार का अर्थ समझाया, फिर मूल अधिकार के अर्थ को समझा। अब इन दोनों में मैंने आपसे ये सवाल किया था कि अधिकार और मूल अधिकार में दोनों में बड़ा कौन होगा। तो आपको पता है कि अधिकार कौन देती है, संसद। सरकार कानून बना करके हमें क्या करती है, अधिकार देती है। लेकिन ये जो मूल अधिकार है ये कौन दे रहा है, हमारा संविधान। तो ये जो संसद कानून बना रही है किसके तहत, संविधान के तहत, यानी कि ये किसके अंडर है, संविधान के अंदर है। यानी कि अधिकार क्या हो जाएगा भाई, छोटा कंपैरेटिवली मूल अधिकार से। ठीक है, ये सब डिटेल डिस्कशन कल किए हैं, मैं बस आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। इसके बाद फिर हमने जाना कि मूल अधिकार का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैंने इंग्लैंड की स्टोरी सुनाई थी 1215 का मैग्ना कार्टा, जहां पहली बार जो हो रहा था कि इंग्लैंड की जो अधिकार थी उसमें कमियां आ रही थी, और जो आम जनता है उनके अधिकार में क्या हो रही थी, बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इसीलिए कोई भी विशेषाधिकार किसी भी व्यक्ति को मिलता है तो उसको किससे कंपैरेटिव किया जाता है, मैग्ना कार्टा से। फिर आगे हम लोगों ने बढ़ा मूल अधिकार की विशेषताएं और मूल अधिकार के प्रकार। तो ये दोनों को हम लोग साथ में लेके चलेंगे। अब यहाँ पे मैंने मूल अधिकार के प्रकार को क्या बताया था कि जब संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 में, इस समय हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स है, 7 फंडामेंटल राइट्स है। इस 7 फंडामेंटल राइट्स में आज आपके पास कितने हैं, तो केवल और केवल 6 फंडामेंटल राइट्स है। एक फंडामेंटल राइट्स कौन है, आपका संपत्ति का जो अधिकार जो था, अब वो नहीं है। क्या है, अब वो आपका एक संवैधानिक अधिकार है और साथ के साथ एक आपका विधिक अधिकार है। यानी विधिक अधिकार है यानी कि ये किससे सुरक्षित है, कार्यपालिका से तो सुरक्षित है, लेकिन आपकी विधायिका से आपका संपत्ति का अधिकार सुरक्षित नहीं है। इसके पीछे मैंने पूरा लॉजिक दिया था कि क्यों संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाया गया और एक विधिक अधिकार बनाया गया। यानी कि विधायिका जब चाहे कानून बना करके आपकी संपत्ति को छीन सकती है या आपकी संपत्ति को दे भी सकती है। इसके बदले आपको कोई मुआवजा देना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कानून में। ठीक है, तो ये हम लोग विशेषताएं और प्रकार साथ साथ किए। जैसे कि संपत्ति का अधिकार पढ़ा तो उसके हमने विशेषताएं को भी जाना। तो आज से अब हम लोग आगे चीजों को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रकार में एक बार हम लोग रिकॉल कर ले, आज का सेशन यहीं से चलेगा। देखिए, मूल अधिकार के प्रकार में सबसे पहले हम लोगों को देखना है समता का अधिकार, स्वतंत्र का अधिकार। ये सारे आपको 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये संपत्ति का अधिकार, ये हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। आर्टिकल 31 जो फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, आज क्या है आपका एक विधिक अधिकार है, जो अब किस में रख दिया गया है, आर्टिकल 300A में। ठीक है, चलिए भाई, तो अब यहां से हम लोग सबसे पहले एक एक मूल अधिकार को खत्म करेंगे। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक, यानी कि 14, 15, 16, 17 और 18, ये सारे के सारे आर्टिकल किसकी बातें करेगी, समता की बातें करेगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि आपने जो पढ़ा है समानता का अधिकार, तो एक चीज को समझिए पहले, समानता और समता के बीच के डिफरेंस को। समानता कहने का मतलब ये कि जैसे कि मैंने कोई एक टेबल का फिगर बनाया है, सेम एट इज आप इसके सेम फिगर आप इसके बना सकते हैं, यानी कि आप इसका डुप्लीकेट ले सकते हैं, तो आप इसको बोलेंगे समानता है इसमें। ठीक है, कोई निर्जीव वस्तु में ही आप समानता देख सकते हैं, लेकिन कोई दो व्यक्ति है तो इन दो व्यक्तियों की जो विचारधारा होगी या इनकी जो भी सोच होगी, क्या इसमें समानता हो सकती, नहीं भाई, इसमें समता देखी जाती है। ठीक, तो ये आपका समानता। समानता मतलब कि कोई जो एकदम रेप्लिकेशन हो उसका, यानी कि फुल टू कॉपी। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी विचारधारा हमारी विचारधारा में फुल टू कॉपी हो सकता, नहीं, इसलिए उसको क्या कहा जाता, समता। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल 14 से चीजों को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समता का अधिकार में देखिए, आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समता। ठीक है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। इसका मीनिंग क्या है, पहले समझ में आ रहा, देखिए क्या बोला गया है,
विधि के समक्ष समता, इसका मतलब ये कहा जा रहा है आर्टिकल 14 में कि कानून के दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या है, बराबर है। यानी कि कोई भी आप व्यक्ति हो, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे आप राष्ट्रपति हो, या फिर आप आम जनता ही क्यों ना हो, या आप किसी भी कम्युनिटी से हो, या किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, आप में से किसी के लिए भी अलग से कोई कानून का प्रस्ताव नहीं होगा, या आपको दृष्टि अलग से नहीं देखी जाएगी। यानी कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या होंगे, बराबर होंगे। विधि के समक्ष समता का अर्थ समझ में आया कि कोई भी कानून ऐसा नहीं होगा जहां पर इक्वलिटी की बातें नहीं होगी, हर व्यक्ति के लिए भाई वो क्या होगी, बराबर होगी। और विधियों का समान संरक्षण का अर्थ यह है कि कानून सभी व्यक्तियों को समान रूप से संरक्षण देगा। यानी कि जो भी कानून होगा वो सभी व्यक्तियों को समान संरक्षण यानी कि समान सुरक्षा प्रदान करेगी। अब इसको थोड़ा और नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के, अब विधि का मतलब क्या है, कानून, यानी कानून के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता होगी। यानी कि राज्य जो है किसी व्यक्ति को, अब एक बात यहाँ ध्यान रखना है, एक शब्द इस्तेमाल किया गया व्यक्ति, तो व्यक्ति में कौन कौन आएगा, जो भारत का नागरिक है वो आएगा, अगर भारत का नागरिक नहीं है, अगर गैर नागरिक है तो वो भी आएगा, और अगर नागरिक विहीन है, मतलब भारत का नागरिकता लिया है, तो उसके लिए भी विधि का समक्ष समता यानी कि आर्टिकल 14 उनको भी मूल अधिकार प्रदान है। अगर वो गैर नागरिक है तो उनको भी आर्टिकल 14 का मूल अधिकार प्राप्त होगा। नागरिक विहीन यानी कि उनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है तो भी उसके पास आर्टिकल 14 का मूल अधिकार होगा। तो राज्य किसी व्यक्ति के विधि के समक्ष समता यानी कि कानून के दृष्टि में सभी व्यक्ति, नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो चाहे नागरिक विहीन हो, सभी व्यक्ति के लिए कानून के दृष्टि में सभी व्यक्ति को क्या हो जाएगा भाई, समान बराबर होगा, एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि कोई भी कानून, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो नागरिकता हो भारत के लिए रखी हो, चाहे नागरिक विहीन हो या फिर गैर नागरिक हो, उनको समान सुरक्षा प्रदान करेगी। आर्टिकल 14 ये बात कहती है। अब इसका एग्जाम्पल आपने देखा भी है, मैं आपको याद कराता हूं, अजमल, आमिर और कासिब के बारे में। ठीक है, अजमल कसाब होगा, ठीक है, अजमल, आमिर और कसाब के बारे में। तो आपने देखा है कि इनका जो अपराध था काफी बहुत तो ये खराब अपराध था, दंडनीय अपराध थी, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि आर्टिकल 14 में साफ साफ हमारे संविधान में मेंशन है विधियों का समान संरक्षण, क्या है, विधियों का समान संरक्षण, यानी कि कानून जो है सभी को समान सुरक्षा प्रदान करेगी। और व्यक्ति शब्द है तो भाई वो नागरिकता विहीन हो चाहे नागरिक हो या ना हो, उनको आर्टिकल 14 का तो लाभ मिलेगा। इसीलिए सरकार ने इनको अपना पक्ष रखने के लिए सरकारी वकील प्रोवाइड किए कि आपको अपने तरफ से जो भी बातें रखनी है, क्योंकि कानून सभी को क्या पर करेगी, समान संरक्षण, आर्टिकल 14 नहीं करा। तो देखिए ये प्रैक्टिकली समझिए, विधियों का समान संरक्षण अब समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और किसी व्यक्ति का भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि भारत का वो नागरिक हो चाहे नहीं, और इसको देखिए विधियों का समान संरक्षण मिल रहा है। सरकार ने खुद से वकील इनको प्रोवाइड कराया, और ये इनका पक्ष जानने के लिए, ठीक है, कि आप अपने तरफ से कुछ भी बातें रखनी चाहते हैं तो आप वकील के थ्रू रख सकते हैं। लेकिन इनके अपराध इतने ही मतलब दयनीय थे, इनको फाइनल ये बच नहीं पाए। तो आर्टिकल 14 यहाँ तक चीजें, इतना आपको समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं। देखिए इसको और मैंने एक लाइन में और भी थोड़ा सिंपल करके लिखा था। आर्टिकल 14 जो है हर व्यक्ति को राज्य से, है ना, राज्य से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। राज्य से कहने का मतलब क्या है, भारत सरकार, भारत की संसद, राज्य सरकार, राज्य के विधानमंडल और अन्य पदाधिकारी। तो उनसे, यानी अभी जितना मैंने नाम लिया उनसे आप किसको, व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर रहा, कौन, आर्टिकल 14 की राज्य किसी के साथ भेदभाव किस रूप में, किस दृष्टि में, तो कानूनी दृष्टि से नहीं करेगा। यानी कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो। हर कानून हर व्यक्ति के लिए बराबर होगी, और कानून जो होगी हर व्यक्तियों को समान संरक्षण यानी कि समान सुरक्षा प्रदान करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने ब्रैकेट में जो बातें लिखी है कि आपको आर्टिकल 14
किस दृष्टि में भेदभाव नहीं करने का आपको एक अधिकार दे रहा होता है? तो कानूनी दृष्टि से, ठीक है। जो राज्य है आपके साथ भेदभाव, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है आर्टिकल 14 के तहत। अब आर्टिकल 14 को थोड़ा और डिटेल करेंगे। देखिए आर्टिकल 14 में आपने जाना विधि के समक्ष समता। तो विधि के समक्ष समता के बारे आपने क्या जाना सर? कि कानून के दृष्टि में, ठीक है, सभी व्यक्ति क्या होंगे? एक समान होंगे। कानून के दृष्टि में सभी व्यक्ति एक समान होंगे। ये जो विधि के समक्ष जो समता है, इसका जो विकास हुआ या इसकी जो अवधारणा जो लाई गई, कहाँ से आई? इंग्लैंड में। यानी इसका विकास कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और हमने अपने संविधान में कहाँ से ऐड किया है विधि के समक्ष समता को? तो इंग्लैंड के संविधान से भारत ने अपने संविधान में जोड़ा। तो बहुत बार पूछा गया है। देखिए हम लोग इतना पढ़ के निकल जाते हैं आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। अब यहां से जो है ना, देखिएगा कितने सारे सवाल आपके बनेंगे। अभी पहला सवाल ये कि विधि के समक्ष समता की जो अवधारणा है, ये जो अवधारणा, इसका विकास कहाँ हुआ? तो इसका विकास इंग्लैंड में हुआ। हमने अपने संविधान में किस देश के संविधान से लिया है? तो भाई ये भारत जो है इंग्लैंड के संविधान से विधि के समक्ष समता को अपने संविधान में जोड़ा है। अब आइएगा, एक राजनीतिक विज्ञान, इंग्लैंड के हैं, राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ है जिनका नाम है एवी डाइसी। ये पूछा है आपसे एग्जाम में। ये इंग्लैंड के एक राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, ठीक है। एक राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ है एवी डाइसी। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था रूल ऑफ लॉ का, ठीक है, रूल ऑफ लॉ का, यानी कि विधि का शासन का सिद्धांत। क्या दिया था? विधि का शासन का सिद्धांत। विधि का शासन का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है समझिए। एवी डाइसी ने जो क्या है भाई, इंग्लैंड के एक राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था रूल ऑफ लॉ का, यानी कि विधि का शासन का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है समझ में आता है? देखिए रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? रूल यानी कि शासन करेगा कौन? कानून। इसका मतलब ये कि कौन सा राज होगा भाई? कानून का राज होगा, कानून राज होगा, ठीक है। किसका राज होगा? कानून का राज होगा। मतलब ये कि व्यक्ति का राज यहां नहीं चलेगा, कोई व्यक्ति का राज यहां नहीं चलेगा। किसका राज चलेगा? कानून का राज चलेगा। तो भैया सबसे बड़ा कौन? कानून। कभी भी सबसे बड़ा यहाँ पे कौन हो जाएगा? पहले ये बताइए। तो सबसे बड़ा कानून हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए तो कहा गया है कि आर्टिकल 14 में क्या कहा गया? कानून जो है सभी व्यक्तियों को क्या करेगा भाई? समान रूप से देखेगा और समान संरक्षण प्रदान करेगा। और एवी डाइसी ने आपको क्या कहा? एक सिद्धांत दिया रूल ऑफ लॉ का, यानी विधि के शासन का सिद्धांत का। इसका अर्थ यह है कानून का राज चलेगा, व्यक्ति का राज नहीं चलेगा। कानून कभी व्यक्ति के बराबर, कानून जो होगा सभी व्यक्ति को क्या करेगा? बराबर दृष्टि से देखेगा। कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये रूल ऑफ लॉ है, यानी कि विधि के शासन का सिद्धांत है। यानी इसको अगर एक शब्दों में अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो इसको हम क्या लिखेंगे सर? कि अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था रूल ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कानून का राज। सिंपल सा एक शब्द में अगर मैं बोलूं तो कानून का राज होगा। व्यक्ति जो है कानून से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। सभी लोग कानून के अंदर ही होंगे। रूल ऑफ लॉ का मीनिंग समझ में आया? कानून का राज चलेगा, व्यक्ति का राज नहीं चलेगा। और ऐसा भी नहीं कि कानून किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग। आर्टिकल 14 क्या बोल रहा है भारत के संविधान में? आर्टिकल 14 कानून जो है यानी कि विधि के समक्ष समता हो। कानून सभी व्यक्तियों को समान संरक्षण तो देगा ही, समान संरक्षण के साथ साथ कानून सभी व्यक्तियों को क्या करेगा भाई? समान रूप से, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। कानूनी दृष्टि में सभी व्यक्ति बराबर होंगे। अब आइए, ये जो एवी डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ यानी कि जो विधि के शासन का जो सिद्धांत है, इसके 3 विशेषताएं हैं, ठीक है। ये जो विधि का जो शासन है, इसका इन्होंने 3 विशेषताएं दी है। इन तीनों विशेषताओं को अभी आप ध्यान पूर्वक समझिएगा और सुनिएगा। अभी तक आप क्या क्या पढ़े हैं पहले एक बार मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ। आर्टिकल 14 में आपने पढ़ा है क्या? कि विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के दृष्टि में सभी समान होंगे। सभी क्या होंगे? बराबर होंगे। कानून के दृष्टि में सभी व्यक्ति बराबर होंगे। दूसरा, विधि का समान संरक्षण, कानून सभी व्यक्तियों को समान रूप से संरक्षण देगा। यहां तक चीजें क्लियर है? यानी कि आर्टिकल 14 जो है किस दृष्टि से? कानूनी दृष्टि से। राज्य जो है कानूनी दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। इसमें मैंने फिर कहा कि जो विधि के समक्ष जो समता है,
ये इसकी जो विकास है या जो ये अवधारणा हमने कहाँ से ली या फिर कहाँ इसका विकास हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ। और हमने अपने संविधान में कहाँ से लिया, तो भाई इंग्लैंड के संविधान से अपने संविधान में जोड़ा है। इसके बाद एवी डाइसी जो एक इंग्लैंड के राजनीतिक विशेषज्ञ है, राजनीतिक विज्ञान के, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था रूल ऑफ लॉ। तो सिंपल भाषा में रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून का राज। अब इसकी 3 विशेषताएं हैं एवी डाइसी ने दिए, तो इस तीनों विशेषताओं को समझिएगा तो फुल्ली रूल ऑफ लॉ समझ में आ जाएगा। पहली इसकी विशेषता ये है विधि की सर्वोच्चता। ठीक है, विधि की सर्वोच्चता। विधि की सर्वोच्चता कहने का मतलब क्या है जहां विधि का शासन होगा, मैं लिख दे रहा हूं, जहां विधि का शासन होगा। देखिए आप इसको समझिए, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां से सवाल आया है। जहां जहां विधि का शासन होगा मतलब वहां पे क्या बड़ा है भाई, वहां सबसे बड़ा क्या होगा, कानून होगा। वहां सबसे बड़ा क्या होगा, आपका कानून होगा। अब इसको समझिए थोड़ा सा, ठीक है। कोई राजा नहीं, कोई राष्ट्रपति नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, ना आम जनता, कानून सबसे बड़ा होगा, कानून सबसे बड़ा होगा। समझिए क्या, अभी आपको मैंने समझाया भी, अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी इन्होंने जो सिद्धांत दिया था रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन का सिद्धांत का मतलब ही क्या है, कानून का राज। तो इसकी 3 विशेषताएं हैं एवी डाइसी ने दी है। पहली विशेषताएं है जो आपका विधि की सर्वोच्चता, यानी विधि की सर्वोच्चता होगी, यानी कानून का ही क्या होगा भाई, सर्वोच्च होगा, कानून ही सर्वोच्च होगा। यानी जहां विधि का शासन होगा वहां सबसे बड़ा कानून होगा। कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई आम जनता नहीं, सबसे बड़ा कानून। क्लियर है, पहली विशेषताएं समझ में आई। दूसरी विशेषता विधि के समक्ष समता। देखिए इसको समझिएगा, इसी से तो हमने अपने आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, यानी कि जो एवी डाइसी का जो सिद्धांत है रूल ऑफ लॉ, इसी की एक विशेषता है विधि के समक्ष समता। और ये देखिए विधि के समक्ष समता को आर्टिकल 14 में आपने अपने संविधान में लिखा है। तो विधि के समक्ष समता तो समझ में आ रहा है, कानून के दृष्टि में सभी व्यक्ति एक समान, कानून के दृष्टि में सभी व्यक्ति एक समान या एक बराबर होंगे, यही है विधि के समक्ष समता। तो ध्यानपूर्वक अब इसकी तीसरी विशेषता को समझिएगा, क्योंकि ये जो तीसरी विशेषता है जो हमने अपने संविधान में नहीं जोड़ा। क्या नहीं जोड़ा भी समझिएगा। तीसरी इसकी विशेषता क्या है, संवैधानिक विधि का स्रोत। संवैधानिक विधि का स्रोत जो है साधारण विधि है, साधारण विधि है। क्या है इसका मतलब समझिएगा, संवैधानिक विधि का स्रोत जो है साधारण विधि है। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या है, इसके मतलब को समझिए क्या है। संवैधानिक विधि का स्रोत साधारण विधि, इसका मतलब यह है कि जो संविधान बनेगा, ठीक है, जो संविधान बनेगा उस संविधान का स्रोत क्या होगा, साधारण विधि होगा। उस संविधान का मूल स्रोत क्या होगा, साधारण विधि, यानी कि साधारण कानून होगा। यानी बहुत सारे साधारण कानून मिल करके संविधान का निर्माण होगा। तो इसमें सर्वोच्च यानी कि सबसे अधिक सुप्रीमेसी में कौन होगा, साधारण कानून होगा, है कि नहीं भाई। सिंपल सा बताइए। अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी मैं बता रहा हूं, अभी भारत के संविधान को छोड़ दीजिए, एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत में इसकी तीसरी जो विशेषताएं हैं, संवैधानिक विधि का स्रोत यानी कि साधारण विधि है। इसका मतलब यह है कि जो भी संविधान बनेगा उस संविधान का जो मूल स्रोत होगा, वो मूल स्रोत क्या होगा, साधारण कानून होगा। साधारण कानूनों को मिला करके, जब बहुत सारे साधारण कानूनों को मिला देंगे तब जाकर के संविधान बनेगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन बड़ा है, संविधान बड़ा है या फिर साधारण कानून। सिंपल सा बताइए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कौन है। तो भाई अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी क्या है भाई, साधारण कानून बड़ा है कि नहीं भाई, अकॉर्डिंग टू एवी। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, बहुत सारे जब साधारण कानून आपस में मिलेंगे तो संविधान का, तो भाई सुप्रीमेसी किसकी रही, साधारण कानून। साधारण कानून की संविधान से बड़ा कौन होगा, साधारण कानून। जहां भी संवैधानिक विधि का स्रोत साधारण विधि होगा। लेकिन अगर भारत में बात किया जाए, भारत में क्या है भाई, सबसे बड़ा क्या है, संविधान है। और इस संविधान से ही साधारण कानून का फॉर्मेशन होगा। यह हमारे देश का भाई फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर है। समझ में आया कि नहीं भाई। भारत में क्या है, संविधान बड़ा है। भारत में क्या है, संविधान बड़ा है। भारत में क्या है, संविधान बड़ा है साधारण कानून से। और इसी संविधान से साधारण विधि यानी जितनी भी कानून, अच्छा केंद्र सरकार जो भी कानून बना रही होती है,
संविधान के तहत ही, संविधान के अंदर आकर की कोई कानून बनाती है। इसलिए हमारे देश में क्या है, संविधान बड़ा है ना कि साधारण कानून। तो अब आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, इतना समझाने के पीछे का लॉजिक बस इतना ही है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी जो रूल ऑफ लॉ है, उनके 3 विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं भारत ने अपने संविधान में नहीं जोड़ा है। तो याद रखिएगा, इस विशेषता को संविधान में हमारे भारत ने नहीं जोड़ा, हमारे संविधान के निर्माता ने। उन्होंने विधि की सर्वोच्चता को और विधि के समक्ष समता को हमारे संविधान में जोड़ा। देखिए, विधि की सर्वोच्चता कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि भाई क्या है, भाई सबसे बड़ा कानून। कानून से बड़ा कोई नहीं, ना आम जनता, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री। क्लियर हुआ कि नहीं भाई। तो आपसे पूछेगा एवी डाइसी का जो, अच्छा पूछेगा ये कि विधि के शासन का सिद्धांत किसने दिया, तो क्या बोलेंगे, एवी डाइसी ने। इसकी विशेषताएं क्या है, रूल ऑफ लॉ की विशेषताएं अब आप अपने आप से लिख पाएंगे। 3 विशेषताएं हैं अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी। एक है आपका विधि की सर्वोच्चता, कानून सबसे बड़ा। विधि के समझता कानून सभी व्यक्तियों को समान, क्या होगा भाई, कानून के दृष्टि में सभी व्यक्ति एक समान होंगे। और संवैधानिक विधि का स्रोत क्या होगा, साधारण विधि, यानी कि जो संविधान बना होगा उसका मूल स्रोत साधारण विधि होगा। साधारण कानूनों से मिलकर के संविधान का फॉर्मेशन होगा। लेकिन भारत में क्या है, जस्ट अपोजिट है। संविधान बड़ा है और इस संविधान से ही बहुत सारे कानूनों की निर्माण होती है, साधारण कानून या साधारण विधि की निर्माण होती है, इसलिए संविधान बड़ा है। तो हमने तीसरी विशेषताओं को नहीं लिया। अब इसको पहले एक बार नोट्स में ले लेते हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया है, विधि के समक्ष समता। इसका मतलब क्या है, ये हमने कहाँ से लिया, ये अवधारणा इंग्लैंड में पाई जाती है। इसका विकास कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के संविधान से हमने लिया है। अब एवी डाइसी जो इंग्लैंड के राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ है, इन्होंने विधि का शासन का सिद्धांत दिया था, यानी कि रूल ऑफ लॉ दिया था। अब एवी डाइसी के विधि के शासन की 3 विशेषताएं बताई है। जो रूल ऑफ लॉ, उसकी 3 विशेषताएं, एक है विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समता और संवैधानिक विधि का स्रोत क्या होगा, साधारण विधि। तो इन तीनों में से भारत ने अपने संविधान में इन दोनों को अपने संविधान में जोड़ा है। जहां विधि की सर्वोच्चता मतलब अभी मैंने बताया, जहां विधि का शासन होगा, कानून सबसे बड़ा होगा, ना राजा, ना रानी, ना राष्ट्रपति, ना आम जनता, कानून सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा भैया कौन, यहाँ पे कानून होगा। ये हमने अपने संविधान में लिए हैं। विधि के समक्ष कानून के दृष्टि में सभी व्यक्ति एक समान है, ये भी हमने लिए हैं। संवैधानिक विधि का स्रोत क्या है, साधारण विधि। इसका मतलब है कि जो संविधान बनेगा उस संविधान का मूल स्रोत क्या होगा, साधारण कानून होगा। ये संवैधानिक विधि का स्रोत साधारण विधि का अर्थ ये है, साधारण कानून को मिलाकर के ही संविधान बनेगा। एवी डाइसी के अनुसार क्या है, साधारण कानून सबसे बड़ा होगा, उसके बाद आपका संविधान आएगा। लेकिन हमारे भारत में क्या है, संविधान सबसे बड़ा है और संविधान से ही साधारण कानून का निर्माण होता है। एवी डाइसी की 3 विशेषताओं में से 2 विशेषता, विधि की सर्वोच्चता एवं विधि के समक्ष समता, भारत ने संविधान में जोड़े हैं। लेकिन भारत में संविधान क्या है, बड़ा है और संविधान से साधारण विधि निकली है, इसीलिए तीसरी विशेषता भारत में लागू नहीं होती है। तो आपसे पूछा जाएगा एवी डाइसी की कौन सी विशेषता भारत के संविधान से मैच नहीं करती है या फिर भारत के संविधान के लिए लागू नहीं होती है। तो याद रखिएगा, संवैधानिक विधि का स्रोत जो साधारण विधि है, ये हमारे भारत में लागू नहीं होती है भाई। अब एक अंतिम विधि के समक्ष समता के बारे जो आपसे सवाल बनता है कि देखिए, विधि के समक्ष समता की जो अवधारणा क्या है, एक नकारात्मक अवधारणा है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये नकारात्मक कैसे हुआ, तो देखिए नकारात्मक इसीलिए हुआ क्योंकि विधि के समक्ष समता क्या बोल रहा है कि कानून के दृष्टि में सभी व्यक्ति बराबर होंगे, यानी कि किसी के साथ भेदभाव, एक शब्द यहां आया नहीं किया, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसीलिए आपका ये नकारात्मक अवधारणा है। क्लियर है। ये पूछेगा कि इसकी जो अवधारणा है, विधि के समक्ष समता की जो अवधारणा कैसी है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, तो क्या बोलेंगे भाई, नकारात्मक अवधारणा। क्यों, क्योंकि विधि के समक्ष समता का मतलब यह है कि कानून जो हो, कानून के दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है। और हमने कहां से लिए हैं, इसके विकास कहां से हुई है, तो इंग्लैंड से, जो एवी डाइसी के विधि शासन के सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर है भाई। यानी कि ये जो आप, अच्छा ये जो विधि के समक्ष समता जो आप अभी पढ़ रहे हैं आर्टिकल 14, ये आया कहां से भाई, तो एवी डाइसी का जो सिद्धांत था रूल ऑफ लॉ, उसकी 3 विशेषताओं में आपने जो दूसरा विशेषता देखा वही था विधि के समक्ष समता। तो इसका सिद्धांत ये कि विधि के समक्ष समता जो है किस सिद्धांत पर आधारित हो, क्या बोलेंगे, विधि के शासन के सिद्धांत पर आधारित है कि नहीं भाई, क्योंकि यहीं से तो आपने लिया ना विधि के समक्ष समता। समझ में आया कि नहीं विधि के समक्ष समता, ये बताइएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे
अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? देखिए आर्टिकल 14 में हमने विधि के समक्ष समता के बारे में पूरा डिटेल पूरी सारी जानकारी ले ली। अब बारी है विधि के समान संरक्षण को। अब इसको समझिएगा, विधियों का समान संरक्षण, इसका मतलब क्या है? विधियों का समान संरक्षण, इससे पहले मैं आपको एक वर्ड है समान परिस्थिति, इसको समझिएगा पहले, ठीक है। समान परिस्थितियां क्या होती है, और एक होती है असमान परिस्थितियां, एक होती है असमान परिस्थितियां, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे मैच करवा रहा हूँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, और यहाँ मैं मैच करवा रहा हूँ केनिया वर्सेस जिम्बाब्वे की, ठीक है। तो यहाँ पे भाई देखिएगा तो परिस्थितियां समान है, इंडिया इंग्लैंड के प्लेयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपटीशन यहाँ पे समान होगी। असमान परिस्थितियां देखी जाए तो केनिया वर्सेस जिम्बाब्वे, यहाँ भी समान है, केनिया भी कमजोर जिम्बाब्वे कमजोर। लेकिन अगर मैं इनके साथ अगर मैच करवा दूं तो अब यहाँ पे क्या परिस्थितियां समान है? अगर मैं इंडिया वर्सेस केनिया करवा दूं और इधर मैं आपका इंग्लैंड वर्सेस जिम्बाब्वे करवा दूं तो यहाँ पे अब परिस्थितियां समान नहीं है, ठीक है। तो असमान परिस्थिति समझ में आ गया, समान परिस्थिति, ये एग्जाम्पल क्लियर है कि नहीं ये बताइए। अभी समान परिस्थिति और असमान परिस्थिति एक शब्द को मैंने बस डिफाइन किया। चलिए अब आ जाइए आर्टिकल 14 में हमने आपको क्या बताया सर कि विधि का समान संरक्षण होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, पहले मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है। इसका विधि का समान संरक्षण का मतलब क्या है इसको समझिएगा। चलिए इसको हटा लो। विधि के जो समान संरक्षण, इसका मतलब ये है समान परिस्थिति, ठीक है, समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में विधियों का, ठीक है, विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब मैं अभी डिटेल करके समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। मतलब ये समान परिस्थिति, ठीक है, मतलब परिस्थिति समान रहेगी, मतलब परिस्थिति समान रहेगी। नया यहाँ पे लिख दूं पहले परिस्थिति, मतलब परिस्थिति समान रहेगी, मतलब परिस्थिति समान रहेगी, तब ही कानून की सुरक्षा समान मिलेगी, तभी कानून की सुरक्षा समान मिलेगी। आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिएगा, अभी आपको समझ में आएगा। हमने आपको अभी आर्टिकल 14 के बारे में बताया। आर्टिकल 14 आपको क्या वो दे रहा था भाई कि जो राज्य है, राज्य जो है व्यक्ति के साथ, बस इतना ही आपको याद रखना, ये 3 डायग्राम क्या कर सकता है? कानूनी दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से भेदभाव नहीं कर सकता। बस यही तो बोल रहा है ना आर्टिकल 14, क्या बोल रहा है? जो राज्य है किसी भी व्यक्ति के साथ कानूनी दृष्टि से भेदभाव नहीं कर सकता है। कानूनी दृष्टि से भेदभाव नहीं कर सकता है यानी कि विधि के समक्ष समता हो, यानी कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होंगे, और विधियों का समान संरक्षण यानी कि कानून जो है सभी व्यक्तियों को समान संरक्षण प्रदान करेगा। तो यही बस बात को समझना है कि विधियों का समान संरक्षण का मतलब यह है कि अगर परिस्थितियां समान है, समान परिस्थितियों में विधियों का समान संरक्षण होगा, मतलब कि परिस्थितियां अगर समान रहेगी तब ही सुरक्षा समान मिलेगी। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। देखिए 4 कैटेगरी, जनरल हो गया आपका, ओबीसी हो गया, एक हो गया आपका एससी और एक हो गया आपका एसटी। क्लियर है यहाँ तक चीजें? ठीक है। अब यहीं से अब आपको आरक्षण का मतलब भी समझ में आएगा, कैसे आरक्षण आया, मंडल कमीशन वगैरह सब चीज। तो अगर आप जब भी, मैं आप कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ इसी का एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे कि आपको पता चलता है कि जनरल कैंडिडेट में कोई भी स्टूडेंट है, मतलब कुल संख्या है 100 संख्या है यहाँ पे, ओबीसी में भी 100 स्टूडेंट है, एससी एसटी में भी 100 स्टूडेंट है, ठीक है। बस एक एग्जाम्पल रफ डाटा ले लिया। तो ये जो 100 स्टूडेंट्स होंगे, यानी ये जो 100 छात्र हैं, इनका कट ऑफ क्या रहता है? आप देखते होंगे कट ऑफ भाई बिल्कुल एक समान होता है। मान के चलिए इनका कट ऑफ कितना गया? 85। अब ओबीसी में अगर ये 100 छात्र हैं तो इस 100 छात्र का कट ऑफ क्या जाएगा सर? समान जाएगा। मान के चलते हैं 70 चला गया। अब इनका भी ये 100 स्टूडेंट जो एससी कैंडिडेट हैं, इनका कट ऑफ क्या जाएगा? समान जाएगा। एससी का कम जाता है ना, 50 के आसपास जाएगा, और एसटी में मान लीजिए 100 छात्र है तो इसका भी कट ऑफ कम रहेगा, तो 60 चला गया, ठीक है। अब समझिए यहाँ तो भाई भेदभाव हो गया। कट ऑफ में जो स्टूडेंट जनरल के स्टूडेंट अगर हैं, अगर उनके 85 मार्क्स है तो ही सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर ओबीसी में है, अगर एससी में है और अगर एसटी में है, आप यही ना बोलते हैं भाई यहाँ पे तो भेदभाव किया जा रहा है, 60 नंबर में उठा लिया जा रहा है, 50 में उठा लिया जा रहा है, 70 में उठा लिया जा रहा है, और जनरल वाले को 85 में उठाया जा रहा है। तो कहाँ पे समान संरक्षण मिल रहा है? यहीं पे तो बात की जा रही है ना समान संरक्षण। तो भाई समान संरक्षण कब मिलेगा इसको समझिए।
परिस्थितियां समान होनी चाहिए। यहां देखिए आपको समान संरक्षण मिल रहा है, 100 के 100 छात्र जो आप जनरल कैंडिडेट हैं, 100 के 100 छात्र जो आप जनरल कैंडिडेट हैं, आप में से सभी का सिलेक्शन इतने मार्क्स पे होगा। अब ओबीसी के 100 छात्र हैं तो आप में से सभी का संरक्षण 70 मार्क्स में होगा। उसी प्रकार एससी के 100, तो ये समान संरक्षण है, क्योंकि जनरल कैंडिडेट के और ओबीसी कैंडिडेट के स्टूडेंट की परिस्थितियां समान नहीं है, या एससी एसटी के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो परिस्थितियां समान नहीं है। तो जो आपका रिजल्ट आता है जब, तो परिस्थितियां असमान होने के कारण जो जनरल का कट ऑफ कुछ और देखने को मिलता है, ओबीसी का कट ऑफ कुछ और मिलता है, और उसी प्रकार एससी एसटी का। ठीक है, लेकिन अब जैसे कि यहाँ पे समान संरक्षण, तो जनरल कैंडिडेट के जितने 100 स्टूडेंट है, देखिए समान संरक्षण मिल रहा है ना, एक कट ऑफ आपके लिए। वो भी अब ऐसा नहीं है कि जनरल में अगर आप राजपूत हैं या फिर ब्राह्मण है तो अलग, मतलब मैं एक कोई ऐसा कैटेगरी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप अब ब्राह्मण का अलग कट ऑफ जाएगा, उसके बाद अगर आप क्या बोलते हैं राजपूत है तो अलग कट ऑफ जाएगा, नहीं जाएगा। भूमियार है तो अलग जाएगा, नहीं। आप जनरल हैं, आपकी परिस्थितियां समान है, इसीलिए भाई समान संरक्षण समान सुरक्षा मिलेगा। लेकिन अगर कोई ओबीसी है, मेहता हो गया, कोई मेहता हो गया, कोई कुर्मी हो गया, कोई भी अदर कास्ट हो गया आपका, तो भाई ओबीसी कैंडिडेट है तो इनको परिस्थितियां समान नहीं है, तो इनकी कट ऑफ कम गई है, इसीलिए। क्लियर है भाई, ये समझ में आया कि नहीं भाई वीडियो का समान संरक्षण? तो अब इस चीज को समझिए कि यहाँ पे अब आपको ये बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको समझना होगा कि यहाँ पे क्या है, भेदभाव नहीं हो रहा। भेदभाव हो रहा है, लेकिन इस भेदभाव में अंतर नहीं पैदा किया जा रहा। अंतर को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा। यानी कि ये भेदभाव कैसा है, सकारात्मक, या इसको कहा जाता है संरचनात्मक भेदभाव। समझ में आया? आपके माइंड में चल रहा है क्या कि सर यहाँ तो भेदभाव हो रही है? बिल्कुल नहीं। परिस्थितियां यहाँ समान नहीं होने के कारण यहाँ पे क्या किया जा रहा है भाई, यहाँ पे फिर से बात में बोल रहा हूँ, वीडियो का समान संरक्षण है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वीडियो का समान संरक्षण है, लेकिन कब? जब परिस्थितियां समान होगी। यहां मैंने साफ साफ लिखा है कि जब परिस्थितियां समान होगी तब जाकर के आपको कानून की सुरक्षा प्रदान की जाएगी, यानी कि समान सुरक्षा होगी। लेकिन अगर परिस्थितियां समान नहीं है, और यही शब्द यहीं से देखिए, यही आपका आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग ही, समान परिस्थितियां के अकॉर्डिंग ही आपको आगे जाकर के, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(6), जहां पे आप जितने पिछड़े वर्ग, मैं आपको बताऊंगा कि पिछड़ा वर्ग का नाम कैसे पड़ा, ये सब चीज बताऊंगा कि उनको आरक्षण, क्योंकि परिस्थितियां समान नहीं है और आप इसके लिए जो कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि यह आर्टिकल 14 में साफ साफ लिखा गया है विधियों का समान संरक्षण होगा, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, समान परिस्थितियां होनी चाहिए, तो ही आपको समान संरक्षण मिलेगा। अब दूसरी बात, यहां पर अगर समान संरक्षण भेदभाव जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी हो रही है, तो इस भेदभाव का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? अंतर पैदा करना नहीं है, अंतर को और कम करना है। जो जनरल कैंडिडेट है, जो ओबीसी है, जो एससी एसटी, इसके बीच जो अंतर है, जो खाई है, उस खाई को कम करना है। यानी इसका नेचर कैसा हो गया, सकारात्मक नेचर या संरचनात्मक भी कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब आ जाइए नोट्स में, थोड़ा एक बार इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, जो भी चीज हम लोग पढ़े। विधियों का समान संरक्षण, तो इससे आशय है, क्या आशय है, समान परिस्थितियों में, देखिए फिर से यहाँ पे मिल गया आपको, समान परिस्थितियों में विधियों का समान संरक्षण, मतलब परिस्थिति कैसी रहनी चाहिए भाई, समान रहनी चाहिए, तो ही आपको कानून की सुरक्षा समान मिलेगी। लेकिन परिस्थितियां असमान है तो संरक्षण प्रदान करते समय भेदभाव किया जा सकता है। यानी कि यह देख सकते हैं, अगर परिस्थितियां असमान है तो संरक्षण प्रदान करते समय, यानी आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उस समय आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है, और इस भेदभाव का उद्देश्य अंतर पैदा करना नहीं बल्कि अंतर कम करना, इसलिए इसे सकारात्मक या संरचनात्मक भेदभाव कहते हैं। क्लियर है भाई? अब देखिए वीडियो का समान संरक्षण की अवधारणा हमने कहां से ली है, तो अमेरिका से ली है, और इसकी नेचर कैसी है भाई, तो सकारात्मक है। अब यहाँ पे नोट करके मैंने लिख दिया है, आर्टिकल 14 में आपने क्या पढ़ा, एक बार फिर से आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा मूल अधिकार अच्छे से ही पढ़ के जाना होगा आपको। यहाँ लिखा गया विधि के समक्ष समता, तो मैंने क्या बताया, अच्छा विधि के समक्ष सकता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो सिंपल शब्दों में आपको आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है कि जो राज्य है किसी भी व्यक्ति के साथ क्या कर सकता है, कानूनी दृष्टि से भेदभाव नहीं कर सकता। एक तो विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति बराबर होंगे, और विधियों का समान संरक्षण, अगर परिस्थितियां समान है तो आपको संरक्षण भी आपको इक्वली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर परिस्थितियां समान नहीं है
तो समान सुरक्षा प्रदान करते समय आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन यह भेदभाव अंतर पैदा करना नहीं बल्कि कमियां करना है अंतर में। और एक सकारात्मक और संरचनात्मक भेदभाव होता है। यह हमने अमेरिका से लिया है, इसकी विकास इंग्लैंड से हुई है। क्लियर है। एविडाइसी के सिद्धांत से ही विधि के समक्ष समता की अवधारणा आया है। 3 विशेषताएं थी, विधि की सर्वोच्चता और विधि के समक्ष समता, और एक है संवैधानिक विधि का स्रोत जो साधारण विधि होता है। इसको हमने अपने संविधान में नहीं जोड़ा है, क्यों नहीं जोड़ा वो बता दिया हूं। तो चलिए, तो नोट में क्या लिखा हुआ है एक बार इसको पढ़ लेते हैं। विधि के समक्ष समता कैसा है भाई? क्योंकि भेदभाव कानून की दृष्टि में क्या है, सभी बराबर है, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा इसलिए नकारात्मक, इसलिए क्योंकि ये कहती है विधि किसी के साथ भेदभाव देखिए नहीं करेगी। यहाँ मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है वैसे तो नोट्स को एक बार पढ़ लेंगे वीडियो सेशन देखने के बाद, फिर कभी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्लासेस वगैरह। इसीलिए नकारात्मक है, लेकिन एक बार तो क्लास देखना होगा भाई। बहुत सारी चीजें मैंने समझाया है क्लास में। और विधि के समान संरक्षण कैसा? सकारात्मक, क्योंकि ये समान रूप से सुरक्षा देगी। सकारात्मक क्यों है? क्योंकि आपको सुरक्षा प्रदान करेगी समान परिस्थितियां अगर है तो। अब आर्टिकल 15 पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 14 समझ में आ गया, 15 चलेंगे, 16 चलेंगे, तो जितना भी चलेंगे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक सभी में क्या बातें होगी? समता की बातें होगी। यानी कि भाई समता 14 में आपने देखा कानूनी दृष्टि में, कानूनी दृष्टि से राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ कानूनी दृष्टि में भेदभाव नहीं कर सकती है, ठीक है, ये आपने देखा। अब देखिए आर्टिकल 15 क्या बोला गया। 5 आधार अभी आपको याद रखना है एकदम। एक तो जाति, दूसरा धर्म, तीसरा मूल वंश, चौथा लिंग, और 5वां है आपका जन्म स्थान। अब ये क्या है इसको समझिए अच्छे से। यानी ये जो 5 आधार है, इन 5 आधार पर भेदभाव की मनाही है आर्टिकल 15 में। 5 आधार कौन कौन सा? एक तो जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही है। भारत के नागरिक, अब यहाँ पे समझिएगा क्या लिखा गया है, इस सेंटेंस को गौर करिएगा। यहाँ लिखा गया भारत के नागरिक, यानी कि यहाँ अब व्यक्ति शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, नागरिक। यानी अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ही आपके साथ या तो जाति, या आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, किसी भी मूल वंश यानी कि किसी भी प्रजाति से हो, लिंग कुछ भी हो आपका, या आप किसी भी जन्म स्थान यानी आपका जन्म स्थान कुछ भी रहा हो, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अगर यहाँ पर क्या होना चाहिए? भारत के अगर आप नागरिक है तो इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 का हेडिंग हो गया। मतलब आर्टिकल 15 को अभी हम कई पार्ट में इसको पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 देखेंगे, फिर सब क्लॉज 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, 5 देखेंगे, 6 देखेंगे। तो आर्टिकल 15 में मेनली क्या बात किया जा रहा है, क्या हेडिंग हो गया, ये समझ में आपको आया? यानी ये क्या हो गया? आपका टाइटल हो गया एक प्रकार से, ठीक है। आर्टिकल का मतलब सार क्या है आर्टिकल 15 का? कि 5 आधार ऐसा है जो धर्म है, जाति है, मूल वंश है, लिंग है और जन्म स्थान। ये 5 आधार पर क्या किया जाएगा? भेदभाव की मनाही होगी, यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए, यहां तक कोई तकलीफ है तो बताइएगा। देखिए आर्टिकल 14 में आपके माइंड में ये आ रहा होगा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में क्या अंतर है, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए आर्टिकल 14 क्या अंतर है या फिर क्या संबंध है दोनों के बीच में। देखिए आर्टिकल जो 14 है आपका, आर्टिकल 14 क्या कहा भाई? कि समता होगी, ठीक है, यानी कि समता की बात की गई है आर्टिकल 14 में, ठीक है। समता होगी मतलब क्या होगी? बराबरी होनी चाहिए, है ना। लेकिन ये बराबरी आएगी कैसे, ये आप आर्टिकल 15 में देखेंगे, आर्टिकल 16 में देखेंगे, आर्टिकल 17 में देखेंगे और आर्टिकल 18 में आप देखेंगे। क्या कहा सर आपने? हमने ये कहा कि आर्टिकल 14 कहता क्या है भाई? कि समता की बात करती है, समता की सिद्धांत पर आधारित है आर्टिकल 14। ये किसकी बात करती है? बराबरी की बातें करती है। क्या आर्टिकल 14 क्या कर रहा है? कि बराबरी होनी चाहिए। लेकिन ये बराबरी का जो व्यवहारिक विचार जो आप देखेंगे, यानी ये जो बराबरी लाया कैसे जाएगा समाज में, ठीक है, तो वो आपको बताया जाएगा आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, 17 में और 18 में। क्लियर है भाई? बताइए। यानी आर्टिकल 14 में आपको जो बोला गया विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, यानी कि कानून के दृष्टि में सभी व्यक्ति एक समान होंगे, और कानून के दृष्टि में सभी व्यक्ति एक समान होंगे और विधियों का समान संरक्षण मिलेगा। तो ये समता यानी कि ये बराबरी आएगी कैसे, उसके बारे ही आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17, 18 बता रही है। जेपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार या बीपीएससी के लिए, चाहे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत डिटेल पढ़ने की आवश्यकताएं हैं। मैं बहुत डिटेल इसीलिए लेके चल रहा हूं। खैर
अभी आर्टिकल 15 में आपने 5 आधार बनाया है, तो धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, इसमें एक शब्द आपको मिल रहा है मूल वंश। तो आपको ये समझना होगा कि मूल वंश का मतलब क्या है। पहले तो आप समझिए मूल वंश कहने का मतलब क्या है, नस्ल या प्रजाति। प्रजाति या नस्ल का मतलब ये जो आधार होता है ना, शरीर की बनावट या जैविक बनावट के आधार पर, जैसे कि आपने चाइनीज लोगों को देखा होगा, उसकी आंखें छोटी छोटी या फिर हाइट कम होता है। केनिया, जिम्बाब्वे में जाएंगे तो उनका रंग काला या बाल घुंघरैला मिलेंगे। अमेरिकन साइड चले जाएंगे तो भाई गोरे गोरे रंग और थोड़े हाइट अच्छे। तो यानी उनकी जो शरीर की जो बनावट है उसके आधार पर यहाँ पर विभाजन किया जाता है। तो देखिए प्रजाति के आधार पर हम 3 विभाजन भी कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ ऐसे, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है आपका काकेशियन, एक होता है आपका निग्रो और एक होता है आपका मोंगलाइड, ठीक है ना। यानी कि चाइनीज लोग जो इसी में आते हैं, निग्रो में जो काले रंग हो जाएंगे और जो गोरे हो जाएंगे काकेशियन। क्या, तो ये आप मूल वंश का मतलब समझ लिया ना, कि शरीर की बनावट और जो आपकी जैविक की जो क्रियाएं हैं, आपके जो लक्षण है जैविक लक्षण, उसके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपका हाइट कम हो या आप दिखने में काले हो या गोरे हो, नस्लवाद की जो पहले होती थी ना भाई, जैसे कि गोरे काले का पहले 1857 के विद्रोह मैंने आपको बताया था, तो वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अब आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 देखते हैं क्या बोल रहा है। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 क्या लिखा गया है, किसी भी नागरिक, यानी कि पहला बात तो यहां पे याद रखना, नागरिक की बात की गई है, किसी भी नागरिक के साथ केवल, एक शब्द को ध्यान में रखना है भाई, क्या है वो वर्ड है आपका केवल, केवल जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है समझिए। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 15 का टाइटल तो यही था ना, 5 आधार है जिसके आधार पर आपके साथ भेदभाव की मनाही है, बिल्कुल। तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 में यही लिखा गया कि ये जो 5 आधार है, अगर वो भारत का नागरिक है तो उसके साथ केवल ये 5 आधार मान के याद रखना है। यहाँ पे मैंने लिखा भी कि केवल इस 5 आधार पर ही भेदभाव नहीं होगा, लेकिन इसके अलावे किसी दूसरे आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है। अब इसका एग्जाम्पल सुनिए कैसे भेदभाव आपके साथ किया जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको फॉर्म, आप क्योंकि कंपटीशन की तैयारी है तो उसी से लेके चलेंगे। आप जेपीएससी का फॉर्म फिलअप करते होंगे या बीपीएससी का फॉर्म फिलअप करते होंगे या बिहार एसएससी का फॉर्म फिलअप करते होंगे या जेएसएससी का फॉर्म फिलअप करते हो। तो फॉर्म फिलअप करने के दौरान आपसे पूछा जाता है क्या आप झारखंड के निवासी हैं, पूछा जाता है कि नहीं भाई, बिल्कुल पूछा जाता है। उसी प्रकार आप यहाँ से भी आपसे पूछा जाता है कि क्या आप बिहार के निवासी हैं। अगर आप हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम, अगर आप निवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो भैया यहाँ तो आप कहेंगे भेदभाव हो गया, तो बिल्कुल हो गया ना। क्यों हो गया, देखिए यहाँ कहीं भी आपको नहीं लिखा गया है निवास, कहीं भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो यहाँ पे इसलिए तो लिखा गया कि केवल। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो फिर आर्टिकल 14 में समता की जो बात हो रही थी, यहाँ पे समता की जो बातें हो रही थी, देखिएगा यहाँ पर जो समता की बात आप कर रहे थे, फिर ये आर्टिकल 14 में समता की बात कहाँ रही, यहाँ तो भेदभाव हो गया। तो भाई यहाँ परिस्थितियां के अकॉर्डिंग, यहाँ राज्य में जो लोग वहां के निवासी है उनकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उनको आरक्षण दिया जा रहा है। क्लियर है, तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। तो आरक्षण का लाभ मिलता है, आप फॉर्म फिलअप करते हो, तो इसलिए आपसे फॉर्म फिलअप कराते टाइम पूछा जाता है कि क्या आप निवासी हैं झारखंड राज्य के, बिहार राज्य के, उत्तर प्रदेश का। अगर है तो आपको आरक्षण। तो ये भेदभाव किया जा सकता है, क्योंकि कहीं भी हमारे आर्टिकल संविधान में कहीं मेंशन नहीं है कि निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर ये 5 आधार में से कोई एक आधार पर अगर भेदभाव होता तो आप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। क्लियर हुआ आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1, बताइएगा। चलिए आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 में क्या बोला गया, नागरिक को जाति, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, वही 5 आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थल में जाने से आप नहीं रोक सकते हैं। सार्वजनिक स्थल मतलब कोई पार्क हो सकता है, सिनेमा घर हो सकता है, होटल हो सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। सार्वजनिक जल स्रोत का उपयोग करने से भी आप नहीं रोक सकते हैं कि आप कहेंगे भैया आप नीच जात के लोग हैं तो आप उस तालाब का, उस कुएं का, उस नदी का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा किया जा रहा है भाई तो आपके पास आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 है और सीधे आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 इजी है, कोई बड़ी बातें नहीं है। अब आइए आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3। अब यहां से चीजें को समझते चलिएगा, आरक्षण की बातें पूरी निकलती चलेगी। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 क्या बोल रहा है कि अगर महिला हो या फिर बच्चे हैं तो उनके उन्नयन के लिए, ठीक है, उनके उन्नयन के लिए राज्य के द्वारा, राज्य मतलब समझ में आ रहा है आर्टिकल 12 जो मैंने डिफाइन किया, राज्य के द्वारा किया गया विशेष प्रयास आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्यों, अब समझिए।
यहाँ पे बोल क्या रही है आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 कि अगर महिला या बच्चों के लिए अगर कोई विशेष आरक्षण दिया जा रहा है या कोई अलग कुछ प्रयास किया जा रहा है तो आप उसको लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं मानेंगे, क्योंकि आर्टिकल 15 का जो आप देखेंगे यहां पर एक आपको मिलेगा लिंग, ठीक है, यानी जेंडर। देखिए दो चीजें होती है, एक जेंडर और एक सेक्स। सेक्स क्या हो गया भाई, वो आपको प्रकृति के द्वारा आती है या प्रकृति की वो आपका देन है। लेकिन जो जेंडर, जो लिंग की बातें कर रहे हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ये आपके और हमारे बनाए हुए चीजें, आप उसको मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर के रूप में देख करके वैसा ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन वो उसके पीछे जो आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसके जो सेक्स है, तो वो भाई एज ए क्रोमोजोम, एक्स क्रोमोजोम आया या वाई क्रोमोजोम आया, वो नेचर या प्रकृति की देन होती है। क्लियर है भाई। तो यहां पे ये बोला गया है कि अगर सरकार या फिर राज्य, सिंपल सी बात है, राज्य समझिए, राज्य में ही भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानमंडल, संसद वगैरह सब आ जाते हैं। अगर राज्य चाहे, जैसे कि आपने देखा कि झारखंड राज्य में क्या है, मैया सम्मान योजना दिया गया, तो आप ऐसा ना समझे कि वो पुरुषों के साथ भेदभाव किया जा रहा, बिल्कुल नहीं। अभी बिहार राज्य में आपने देखा 35% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है किसी भी सरकारी नौकरी में। तो ये आर्टिकल 15(3) उनको पावर देता है, समझ में आया। ये आर्टिकल 15(3) उनको पावर देता है कि महिला और बच्चों के लिए राज्य चाहे तो विशेष प्रयास या विशेष आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। इसको आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा लिंग के आधार पर। समझ में आया। देखिए वही लिखा गया, 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कोई जैसे चला जाएगा कि सर यहाँ महिला और बच्चा यानी लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा, तो भाई तुरंत कोर्ट आपको बोल देगा कि आर्टिकल 15(3) जाके पढ़िए, ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइएगा, ठीक है। और ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे महिला और जो पुरुष की परिस्थितियां, ठीक है, महिला और जो पुरुष की जो परिस्थितियां समान नहीं है। अब इसकी परिस्थितियां समान नहीं है, इनके बीच काफी अंतर, तो इसके अंतर को कम करने के लिए ही, ठीक है, इसके अंतर को कम करने के लिए ही राज्य क्या करती है, इस प्रकार के आरक्षण उठाती है, ऐसा कदम उठाती है। क्लियर हो गया आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 भी। चलिए अब आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 देखेंगे और 16(4) के साथ कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों को थोड़ा सा डाउट हो जाता है, इसलिए एक जगह मैंने लिख दिया। आर्टिकल 15(4) को ध्यान से समझिएगा क्या बोला गया है, और आर्टिकल 16(4) को भी थोड़ा सा यहाँ पे बस कंपैरिजन करिएगा। आगे 16 जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे 16 का सब क्लॉज 4 भी करेंगे। देखिए आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में क्या लिखा गया, राज्य जो है, राज्य समझ में आ रहा ना, आर्टिकल 12 बस सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। अभी पिछड़े वर्ग को बस इतना समझ में आपके माइंड में चलना चाहिए, ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है। पिछड़े वर्ग हो गया आपका अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी तथा एससी एसटी के उन्नयन हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। अभी हम आपको पूरा कंसेप्ट देंगे, पिछड़ा वर्ग को जो 27% का रिजर्वेशन है, 23% एससी एसटी, ये सब चीज बताएंगे। पहले अभी आप समझिए आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 क्या बोला। यहाँ एक बात आपको समझना होगा सबसे पहले कि यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल किया गया पिछड़े वर्ग तथा एससी एसटी, ठीक है, उनके उन्नयन के लिए, पिछड़े वर्ग तथा एससी एसटी के उन्नयन हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है, यह आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 कह रहा है। लेकिन उससे भी पहले अगर ऊपर वाला लाइन अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां दो वर्ड है, एक है सामाजिक और एक है आपका शैक्षणिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो राज्य है वो सामाजिक या फिर शैक्षणिक, ये दो आधार बना करके पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी एससी एसटी को उन्नयन हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। तो अभी आप में से बहुत स्टूडेंट को यही मिसकंफ्यूजन हो जाता है कि यहां बस इतना पिछड़ा वर्ग एससी एसटी आपने देख लिया है, बस यही कि ओबीसी एससी एसटी के उन्नयन हेतु विशेष प्रावधान करेगी राज्य यानी कि सरकार, आरक्षण देगी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो होगा ही, ओबीसी एससी एसटी रहेंगे ही, लेकिन मेन ये पिछड़ा वर्ग जो बना है ना, यानी ओबीसी एससी एसटी, कौन ओबीसी एससी एसटी के अलावे भी कोई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सामाजिक और शैक्षणिक इस आधार पर अगर वो कमजोर है, और इसी आर्टिकल 15(4) के सब क्लॉज के तहत ही आपके संविधान में ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन दिया गया है, जिसको क्या कहा गया भाई, आर्थिक रूप से यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ग्रुप में रखा गया। तो भाई वो क्या रहा आपका, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक दृष्टिकोण से, यानी उनको शिक्षा के क्षेत्र में 10% का रिजर्वेशन मिला कि नहीं मिला, तो वो भी आपके पिछड़े वर्ग में आ गए। जनरल के वो जनरल के वो लोग जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है, वो भी आपके पिछड़े वर्ग में यहाँ पे आ चुके हैं। क्या आधार है, तो सामाजिक और शैक्षणिक आधार। मतलब क्या बोले, नहीं समझ में आया, कोई नहीं। देखिए
आर्टिकल 15, इसलिए मैंने यहाँ पे कंपैरिजन कराया 16 के साथ। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 ये बोल रहा है कि इस आर्टिकल में जो पिछड़ा वर्ग का जो आधार होगा, यानी पिछड़े वर्ग में कौन आएगा, माइंड में बस एक ही चीज रहता है क्या, ओबीसी, एससी और एसटी, है ना? नहीं, वो पिछड़े वर्ग में कौन आएगा उसका आधार कौन डिसाइड करेगा, सामाजिक और शैक्षणिक। यानी ये दो शब्द जो है, यानी कि समाज में अगर वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जैसे सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने क्या बोला कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग होंगे जनरल कैंडिडेट में भी, यानी कि जो जनरल उम्मीदवार है अगर वो इकोनॉमिकली कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो अकॉर्डिंग टू 15 का 4, यानी कि आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 के तहत सामाजिक दृष्टिकोण से, है ना, देखिए ये आधार है ना आपका, सामाजिक दृष्टिकोण से वो आर्थिक रूप से कमजोर है, इसीलिए इनको भी 10% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो देखिए यहां कोई भी आ सकते हैं, मैंने पहले बोला यहां कोई भी आ सकते हैं, इसीलिए तो 10% का रिजर्वेशन दिया है। उसका एक आधार सामाजिक और शैक्षणिक है। ईडब्ल्यूएस आर्टिकल को शिक्षा में आरक्षण मिलती है 10% का रिजर्वेशन। अगर उसको कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा तो बात यहाँ पे साफ साफ दिखाया गया कि राज्य जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा एससी एसटी, तो पिछड़े वर्ग का यहाँ आधार क्या होगा भाई, सामाजिक और शैक्षणिक। क्लियर है, समझ में आया कि जो ईडब्ल्यूएस को देखिए इस आर्टिकल के तहत ही सरकार की कल्याण, अच्छा, और जो भी सरकार की कल्याणकारी योजना है, जो भी स्कीम है, जैसे कि कोई आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना आपने देखा, कोई शौचालय सरकार बना रही है फ्री में, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देख रही है, या फीस में कोई छूट दे रही है, तो ये आर्टिकल के तहत 10% जो रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को भी दिया गया। मैं जस्ट नाम ले रहा हूं बार बार ईडब्ल्यूएस इसलिए क्योंकि उनको रिजर्वेशन मिला। तो इसी आर्टिकल के तहत ये सारी की सारी योजनाओं का लाभ, जितनी भी कल्याणकारी योजना सरकार की तरफ से चलाई जाएगी, ये सभी योजनाओं का लाभ उनको भी मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। लेकिन अब देखिए आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 आप जब पढ़ेंगे यहाँ पे ध्यान से, यहां बोला या पिछड़े वर्ग की केवल बात होगी, यहाँ पे केवल और केवल पिछड़े वर्ग की चर्चा हुई है। पिछड़ा वर्ग का मतलब यहाँ पे कौन का आ जाएगा, एक तो जेंडर का एक आधार रखा जाता है, मेल और फीमेल, यानी जैसे कि भाई अगर आप ओबीसी, अगर एक तो आप देखिए फीमेल है तो आपको आरक्षण मिल सकता है, और अगर आप किसी पिछड़े वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं तो उसमें अगर आप महिला हैं तो अलग आपको आरक्षण मिल सकता है। तो वही बात यहाँ लिखा गया, पिछड़े वर्ग का यहाँ पे सिर्फ उल्लेख है आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 में, और आर्टिकल 15(4) में पिछड़ा वर्ग का आधार क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक। तो पिछड़ा वर्ग मतलब कि एक तो भाई जेंडर मेल फीमेल के तहत, और कैटेगरी आ जाएगा एससी एसटी ओबीसी, ये तीनों आएंगे। तो यही जो आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 के तहत ही जो आपको सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है, ओबीसी या एससी एसटी कैंडिडेट या फिर महिलाओं को आरक्षण मिलती है। अभी मिला ना भाई, बिहार सरकार में आपने देखा 35% का रिजर्वेशन मिला कि नहीं मिला भाई। तो भाई ये पिछड़े वर्ग में इनको रखा जा रहा है, और ये लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है समान परिस्थितियां नहीं होने के कारण, और कैटेगरी के आधार पर वो जो आपके पिछड़े वर्ग में जो लोग हैं उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 के तहत है। समझ में आया आर्टिकल। अब ईडब्ल्यूएस को अभी हम आएंगे, उसके आर्टिकल का चर्चा करेंगे। पहले ये समझिए आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 और आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 के बीच का डिफरेंस समझ में आया, क्या इसका मेन इसका डिफरेंस है। इसके बाद यहां पर भी पिछड़े वर्ग की हो रही थी, है ना, लेकिन इसका जो आधार है क्या भाई, पिछड़े वर्ग में आ कौन कौन सकता है, केवल ओबीसी एससी एसटी ही नहीं आ सकते हैं, वो हर एक वर्ग के लोग आ सकते हैं जो भाई क्या होंगे, सामाजिक या शैक्षणिक आधार पर अगर आपको उसको लाना है पिछड़े वर्ग में। तो जैसे कि जनरल के कैंडिडेट को अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है तो उनको पिछड़ा वर्ग में ले आया गया और 10% का रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन यहाँ 16 के सब क्लॉज 4 में साफ साफ किसके बात की गई है, केवल और केवल पिछड़े वर्ग की बात की है, यानी कि एक तो मेल फीमेल के आधार हो जाएंगे और कैटेगरी यानी एससी एसटी ओबीसी के आधार पर आपको रिजर्वेशन मिला जाएगा। यानी कि सरकारी नौकरी के में जो भी आरक्षण मिलता है आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4। क्लियर है, समझ में आया ये दोनों आर्टिकल। चलिए आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 क्या बोला गया। देखिए सबसे पहले तो संविधान में जोड़ा गया था 93 संविधान संशोधन 2005 के तहत। पूछेगा किस संविधान संशोधन के तहत इसको इस अनुच्छेद को हमारे संविधान में जोड़ा गया। क्लियर है। चलिए तो अब आर्टिकल 15 का 5 क्या बोलता है, जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान में कोई भी हो सकता है, चाहे वो सरकारी या निजी स्कूल या कॉलेज, उसमें प्रवेश लेने के संदर्भ में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये आपने लिया होगा एडमिशन, अगर लिया है तो आपको शैक्षणिक कोई भी संस्थान हो, चाहे वो गवर्नमेंट संस्थान हो चाहे प्राइवेट संस्थान हो, वहां पे भी आपको आरक्षण देना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा,
अगर वो शैक्षणिक संस्थान, ठीक है, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST को आरक्षण देती है, लेकिन सभी सरकारी निजी संस्थानों में लागू होगी। मतलब वही बात वहां पे लिखी गई है कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST को आरक्षण देती है। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए वर्ड इस्तेमाल किया गया सामाजिक शैक्षणिक, मतलब कि क्या है, एक तो पिछड़ा वर्ग है ही, OBC SC ST, महिला अलग हो गया, और यहाँ पे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से यानी EWS को भी शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन दिया जाता है। 15 का 6 में भी आप पढ़ेंगे, देखिए 10% का आरक्षण दिया गया है शैक्षणिक संस्थानों पर। तो यह आर्टिकल 15 का 6 जो संविधान में जोड़ा गया 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत, इसको भी तो इसको रद्द किया जा सकता था, क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहाँ आर्टिकल 15(5) में पहले से मेंशन कर दिया गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संदर्भ में आपको आरक्षण दिया जाएगा, और वो आधार सामाजिक शैक्षणिक भी है, और पिछड़ा वर्ग तो रहेगा ही रहेगा। समझ में आया मेरा कहने का मतलब क्या है? जैसे आपके माइंड में डाउट आ रहा ना भाई कि जनरल के EWS सेक्शन के स्टूडेंट्स को क्यों मिल रहा है भाई, इसीलिए मिल रहा है। दूसरा आर्टिकल 15 का 5 कहता है, दूसरा ये कि EWS जनरल को क्यों 10% का आरक्षण मिला भाई, तो ये आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग का जो आधार माना गया है, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग का जो आधार माना गया है, वो आधार माना गया सामाजिक और शैक्षणिक। तो सामाजिक शैक्षणिक के रूप में जनरल कैंडिडेट को 10% का रिजर्वेशन मिल गया, आर्थिक रूप से कमजोर। लेकिन अब एक बात यहां याद रखिएगा, जो सवाल पूछता है कि जो भी शैक्षणिक संस्थान अगर अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, अल्पसंख्यक मतलब जिसकी जनसंख्या बहुत कम है, जैसे कि हिंदू बोल रहे, इंडिया में किसकी कौन रहेगा, मुस्लिम, सिख, ईसाई कम्युनिटी के जो लोग हैं वो, तो अगर कोई शैक्षणिक संस्थान कोई मुस्लिम वर्ग से बिलोंग कर रहा होता है, या कोई क्रिश्चियनिटी अगर वो शैक्षणिक संस्थान है, तो वो शैक्षणिक संस्थान जो अल्पसंख्यक वर्ग का है, तो वो आर्टिकल 15(5) को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो आरक्षण दे दे OBC SC ST या फिर EWS को, या फिर वो चाहे तो ना भी दे सकते, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो आप इसके लिए चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6 क्या बोल रहा है, ये आपको तो खैर पता ही होगा। 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया और हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया। आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग के लोग होंगे उनको शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इसमें भी बात सेम है कि अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग के अगर कोई भी कॉलेज या संस्थान है, तो उसके लिए वो बाध्य नहीं है कि आपको 10% का रिजर्वेशन देंगे ही। वो अब उनके ऊपर, विचार के ऊपर उनका डिपेंड करता है, अगर वो दिए तो भी अच्छी बात है। तो देखिए आर्टिकल 15 होता है समाप्त। यहाँ एक शब्द सेंटेंस लिखा गया, आर्टिकल 15 जो है राज्य से, देखिए आर्टिकल 14 क्या किया आपको, राज्य से सुरक्षा। आर्टिकल 14 आपको क्या किया भाई, जो राज्य है, राज्य जो है व्यक्ति के साथ क्या करेगा भाई, कानूनी दृष्टि से भेदभाव नहीं कर सकता है। और आर्टिकल 15 क्या है, ये भी राज्य से बचा रहा है, आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, एंड साथ के साथ समाज से भी आपको बचा रहा है। आर्टिकल 15 कैसे, यानी कि कोई व्यक्ति भी आपको जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, या कोई भी सार्वजनिक स्थल पे जाने से या सार्वजनिक जल स्रोत से रोकने से, यूज करने से आपको भेदभाव नहीं करेगी। यानी कि समाज से भी आपको सुरक्षा प्रदान करती है आर्टिकल 15, और राज्य से तो खैर आपको बचा ही रही है भाई, है ना भाई, कि अगर कोई राज्य अगर आपके साथ आपके आरक्षण को अगर खत्म करने की कोशिश करे, तो आप इस आर्टिकल के तहत, इन सारे आर्टिकल के तहत कोर्ट जा सकते हैं। चलिए यहां तक चीजें क्लियर है। अब बात होगी आर्टिकल 16 की। तो आर्टिकल 16 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, यानी कि आर्टिकल 16 में भी बहुत सारे सब क्लॉज मिलेंगे। आर्टिकल 16 का टाइटल क्या हो गया, ये समझ में आ रहा है, ये टाइटल है आर्टिकल 16 का। आर्टिकल 16 में लिखा क्या गया है, लोक नियोजन के अवसर की क्षमता। लोक नियोजन कहने का मतलब है सरकारी नौकरी, यानी जो सरकारी नौकरी में जाने का सभी को समान अवसर मिलेगा, यानी कि सभी को समान अवसर मिलेगा। अब इसके तहत बहुत सारे सब क्लॉज को हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि मेन जो उद्देश्य है आर्टिकल 16 का क्या है भाई, पहला उद्देश्य समता लाना है। तो 14 में समता लाना था, कैसे लाना था आपने देख लिया, 15 में लिंग, जाति, धर्म, 5 आधार आपने देखा, और अब 16 में आप देख रहे हैं कि सरकारी नौकरी में अगर आपको चाहिए तो सभी को समता मिलेगी, यानी कि इक्वलिटी मिलेगी, यानी कि सभी को समान अवसर मिलेगा। तो आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 1 जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया, आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 1 में सभी नागरिकों को लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्राप्त होगी। इसका मतलब लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलेंगे। क्लियर है। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 1 में यही बोला गया है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो सभी भारत के नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा सरकारी नौकरी में, यानी लोक नियोजन के विषय में। क्लियर हो गया आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 1, कोई बड़ी चीजें नहीं है।
नेक्स्ट आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 2, किसी भी नागरिक के साथ, देखिए अब यहाँ पे 5 आधार आपने पढ़ा 15 में, यहाँ पे 2 आधार और जुड़ेगा, क्या है देखिएगा, किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, और अब 2 शब्द और जुड़ गया, देखिए 2 शब्द कौन, एक तो उद्भव और एक है निवास। इन 7 ये आधार अब आपके लिए बन चुके हैं, ठीक है। ये 7 आधारों पर सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं हुआ, यानी कि सरकारी नौकरी में टोटल 7 आधार होंगे, जिसके 7 आधार में आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 7 आधार में 5 आधार तो याद हो रहा ना भाई, जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, और दूसरा क्या है, उद्भव और निवास। अब इसका मतलब समझिए, उद्भव का मतलब क्या है, देखिए उद्भव कहने का मतलब यह है कि अगर आप, जैसा होता है ना कि आप राजा के खानदान से, तो भैया अगर आप राजा के खानदान से, तो ऐसा नहीं है कि आप सरकारी नौकरी का एग्जाम में नहीं बैठ सकते, आपको भी समान अवसर मिलेगा। या फिर आप कोई बहुत बड़े कॉरपोरेट के व्यक्ति ये हैं, बेटे हैं या बच्चे हैं, तो आपको सरकारी नौकरी का अवसर नहीं मिलेगी, बिल्कुल समान अवसर मिलेगी। उद्भव का मतलब यही होता है। और एक वर्ड है निवास, ठीक है। अब निवास के अर्थ को समझने की कोशिश करिएगा। पहले उद्भव का क्लियर हुआ, उद्भव का मतलब आप किसी भी खानदान से आते, चाहे आप राजा के खानदान से हो, चाहे आप मजदूर के भी खानदान से हो, तो राजा मजदूर दोनों यहाँ बराबर सेम फाइट करेंगे, समान अवसर दोनों को मिलेगा। क्लियर है भाई। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड और मिला, निवास। निवास क्या है इसको भी समझिए। निवास मतलब ये कि आप कहीं के भी निवासी हो सकते हैं, आप झारखंड के हो चाहे बिहार के, कहीं के भी निवासी हो, सभी को समान अवसर। जैसे कि मान लिया एसएससी का कोई फॉर्म निकल रहा हो या रेलवे का, तो भाई सभी को भर गया। ऐसा नहीं है कि झारखंड वाले नहीं भर सकते हैं, रेलवे वाले नहीं भर सकते, सभी को समान अवसर की अवधारणा है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर, जो स्टेट में जैसे एग्जाम होता है, तो वहां पर भी आप 2 स्टेट है ऐसा, केवल एक आंध्र प्रदेश और एक आपका तेलंगाना, उन 2 राज्यों को छोड़ करके बाकी आप कोई भी राज्य में आप जाकर के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। वो राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं होता है कि पूरे सीट को रिजर्व कर लिया जाए 100%। ये अधिकार संसद के पास होता है, अभी हम आके आपको बताएंगे। पहले ये समझिए, यहाँ पे आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 2 आपको समझ में आया कि नहीं भाई। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 2 में सरकारी नौकरी में आपको 7 आधार दिया गया है, केवल ये 7 आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस 7 आधार के अलावे कोई दूसरा आधार से के साथ आपके साथ क्या किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। इन 7 के अतिरिक्त राज्य चाहे तो नौकरी में आपके साथ भेदभाव कर सकती है। चलिए क्लियर है आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 2। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3 क्या बोल रहा है, देखिए यहीं पे जो आपको मैं अभी बताया था वही बात यहाँ लिखी गई है कि देखिए संसद को अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। संसद को आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3 ये अधिकार प्रदान करता है, चाहे वो किसी राज्य के नियोजन में निवास को अर्हता घोषित कर सकती है। मतलब ये कि अगर केंद्र सरकार ऐसा चाह ले कि झारखंड राज्य में 100% जो सरकारी नौकरी होगी वो केवल झारखंड के ही निवासी फॉर्म भरेगी, तो ये झारखंड सरकार ये डिसाइड नहीं करेगी, ये कौन कर सकती है, संसद को ये अधिकार है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल करते हैं, देखिए समझिएगा। देखिए संसद जो है अगर चाहे तो किसी राज्य की सरकारी नौकरी में यह घोषणा कर सकती है कि जो उस राज्य के निवासी है केवल वही उस राज्य के निवासी है उस सरकारी के नौकरी के पद पर बैठेंगे। ये कौन डिसाइड करेगा, संसद। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3 में ये उनका अधिकार दिया गया है, लेकिन ये अधिकार राज्य सरकार को नहीं दिया गया है, ठीक है, केवल और केवल संसद को दिया गया है। अब ऐसा इसीलिए कि अगर मान लीजिए कि अगर सभी राज्य अलग अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, बिहार एसएससी, जेएसएससी, यूपी एसएससी, तो इससे होगा क्या कि भाई क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। मतलब कि कोई राज्य का व्यक्ति यहाँ नहीं आएगा, जिससे राष्ट्रीयता की भावना नहीं बढ़ेगी, यहाँ की कल्चर, यहाँ की संस्कृति, भारत की खूबसूरती को नहीं, तो इससे राष्ट्रीयता को क्या हो गई भाई, मजबूती ना मिल करके राष्ट्रीयता की जो भावना वो कमजोर पड़ेगी। ये कारण एक होता है जिसके कारण यहाँ पे कोई भी राज्य सरकार पूरी तरह से रिजर्व सीट नहीं कर सकती। हाँ, ये केवल 2 राज्यों में ऐसा है, एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बाकी सभी जगह आप जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 50%, 80%, 90% रिजर्व हो, लेकिन 10% पे आप जाकर के फॉर्म को फिलअप कर सकती है, ठीक है। तो संसद को क्या है भाई, यह अधिकार है कि किसी को भी, अब ये संसद का अधिकार है भाई कि कोई भी स्टेट में चाहे तो उस स्टेट की सरकारी नौकरी में फुल रिजर्वेशन किया जा सकता है उस स्टेट के लोगों के लिए। क्लियर है। चलिए अब ऐसा स्थिति हो जाता है तब कि मान लीजिए कि कोई एक स्टेट है, कोई एक एक्स स्टेट है, अब इस स्टेट में जो लोग हैं, एक तो उनकी स्थिति बहुत खराब है, सरकारी नौकरी इनको मिल नहीं पा रही है,
तो अब क्या किया जाएगा, दूसरे स्टेट के लोगों को यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था कानून बना देगी, कोई दूसरे स्टेट के लोग इस स्टेट के सरकारी नौकरी में फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, वहाँ के लोगों को ही, उस स्टेट के लोगों की सरकारी नौकरी मिली, जिससे क्या होगा, उस राज्य का विकास हुआ और वहाँ के लोगों का भी विकास होगा। तो ये कुछ कुछ सर्टेन मतलब कि ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जब जाकर के ये ऐसे कानून बनेंगे। क्लियर है। अब आइए बात करेंगे पिछड़ा वर्ग आयोग की। देखिए, पिछड़ा वर्ग जो आयोग है आपका, आर्टिकल 340 में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह पिछड़े वर्ग की दशाओं की जांच के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। अब ये सब क्या है, इसको समझिए क्या मतलब है। यानी आर्टिकल 340 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, क्या अधिकार दिया गया है कि वह पिछड़े वर्ग के दशाओं की जांच करने के लिए, पिछड़े वर्ग के दशाओं की जांच करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकते हैं। यानी कि जब राष्ट्रपति को क्या मिल गया है, आपको एक अधिकार दिया गया है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 340 के तहत, कि आप जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकते हैं। और मेन इसका उद्देश्य क्या है गठन करने का, कि देखिए यहाँ मेन उद्देश्य क्या है, पिछड़े वर्ग की दशाओं की, इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो सरकार है, सरकार ने जो पिछड़े वर्गों के लिए बहुत सारे कल्याणकारी योजना चलाती है कि नहीं भाई। जैसे कि आपको मंथली कुछ आपको पैसा दे रही है सरकार, या चावल दे रही है, या राशन दे रही है, या पानी मुहैया कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में, या आवास दे रही है, तो क्या वो कल्याणकारी योजना हर एक पिछड़े वर्ग के लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं भाई। तो ये सभी चीजों का डाटा कौन रखेगा, कौन चेकअप कर रहा होगा, तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग। समझ में आया। यानी सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, उसका लाभ क्या उन सारे पिछड़े वर्गों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये कौन देखेगा, ये आयोग देखेगा। ठीक है। और अगर लाभ मिला तो कितना मिला, और लाभ नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, और अगर लाभ मिला तो क्या बदलाव आया, ये सारी चीजों की जांच कौन करने वाला होगा, ये पिछड़ा वर्ग आयोग। समझ में आया। पहले इसका गठन करने का उद्देश्य क्या है, आर्टिकल 340 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने। इसके पीछे क्या लॉजिक दिया गया, लॉजिक ये रखा गया कि जो भी सरकार की कल्याणकारी योजना है, क्या वो हर एक पिछड़े वर्ग के लोगों तक जा पा रही है तो कितने प्रतिशत लोगों तक जा पा रही है, और अगर नहीं जा पा रही है तो क्यों नहीं जा पा रही है, और अगर लाभ हो रही है तो कितना लाभ हुआ, और उस लाभ से क्या बदलाव हुआ, ये पूरा का पूरा जांच करना किसके पास होता है, पिछड़ा वर्ग आयोग के पास होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग का कंसेप्ट समझ में आया ना, कि इसका उद्देश्य क्यों है, आर्टिकल 340 में इसका गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति को क्यों दिया गया, ये आपको समझ में अब आ गया। ठीक है भाई। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, किस लिए भाई, 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था कि ये चेक करने के लिए कि सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उसका लाभ कितने लोगों को मिल रही है और नहीं मिल रही। ठीक है। और इस आयोग का चेयरमैन आपसे पूछा जाएगा, नाम क्या कौन थे, तो काका कालेलकर थे। ठीक है, काका कालेलकर थे, ये बनाए गए। और इस आयोग ने 1955 में रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था, ध्यान से सुनिएगा। इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि जो देश की जो कुल आबादी है, उस आबादी का 75 से 80%, ठीक है, 75 से 80% आबादी को आरक्षण के दायरे में रखने की जरूरत है। समझिए क्या बोला गया। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। क्यों किया गया, ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। चेयरमैन कौन बनाया गया, काका कालेलकर, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ। 1955 में ये रिपोर्ट दे रहे हैं। इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि जो देश की कुल आबादी है, उस कुल आबादी का 75 से 80% आबादी जो है आरक्षण के दायरे में रखने की जरूरत है। मतलब अगर 100 आदमी है देश में, तो उसमें से 75 से 80 आदमी को आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये इस रिपोर्ट में, इस पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में रखी। लेकिन इस 1955 के जो इस रिपोर्ट को सरकार ने माना कि इतना आरक्षण देना क्या व्यवहारिक है भाई। 75 से 80% लोगों को अगर आरक्षण ही दिया जाए तो भाई ये व्यवहारिक नहीं है। तो इसको आप व्यवहारिक कह करके, ठीक है, आप व्यवहारिक करके इस कालेकर रिपोर्ट की कार्रवाई को मतलब कि नेग्लेक्ट कर दिया गया। ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। मतलब ये भाई जेन्युइन नहीं है ना, प्रैक्टिकली चीज नहीं है कि 75 से 80% लोगों को आरक्षण दिया जाए। ठीक है, ये रहा पिछड़ा वर्ग का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का जो रिपोर्ट आया, उस पर क्या आपको मिल गया, समझ में आया। इन्होंने क्या रिपोर्ट दिया था भाई कि कुल आबादी का 75 से 80% को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने
जो काका कालेलकर की जो रिपोर्ट पर आई थी उस पर कोई सरकार ने कार्रवाई नहीं कहा। क्या कहा, ये एक अव्यवहारिक है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ये कह करके उसको क्या किया, दरकिनार कर दिया गया। नेक्स्ट 1963 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था, और ये जो मामला था किसके किसके बीच में, बालाजी बनाम, ठीक है, बालाजी बनाम मैसूर राज्य का एक मामला था, केस, इनका केस हुआ था। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। इसी केस में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बालाजी बनाम मैसूर राज्य, ठीक है, 1963, एकदम डेट के साथ याद रखना। 1963 में बालाजी बनाम वर्सेस मैसूर राज्य में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था, और इसी निर्णय में कहा गया था कि आरक्षण की जो सीमा को सुनिश्चित किया गया कि कितने प्रतिशत आरक्षण दी जाएगी, आरक्षण की सीमा को सुनिश्चित किया गया और कहा गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि किस वर्ष 1963 ईयर में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में, बालाजी बनाम वर्सेस मैसूर राज्य में यह निर्णय लिया गया था, यानी कि निर्णय दिया गया था कि आरक्षण की सीमा जो भी होगी 50% से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, देखिए आइए एक बार फिर से, चलिए इसको पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीजें पढ़े। पहले तो हमने बताया पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। तो पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में आपने क्या समझा सर, कि आर्टिकल 340 में राष्ट्रपति को अधिकार है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने के लिए। क्यों, कि जो भी सरकार की कल्याणकारी योजना है, क्या वो कल्याणकारी योजना हर पिछड़े वर्ग के लोगों तक पहुंच रही है तो नहीं पहुंच रही है तो क्यों नहीं, कितना लाभ तो कितना लाभ, कितना बदलाव लोगों के जीवन में आया है, इसी को देखते हुए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1953 में, जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर बनाए, और इनकी रिपोर्ट 1955 में आई, लेकिन अव्यवहारिक मानते हुए कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। 1963 में फिर बालाजी बनाम मैसूर राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई, ये बताइएगा। अब आइए कुछ और थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग को ही मैं यहां से रिलेट करूंगा। जैसे कि देखिए, ये आपका एक मतलब इतना आबादी के लोग पिछड़े वर्ग के, ठीक है, अब ऐसे समझिए, इतना हो गया आपका एससी और इतना हो गया आपका एसटी। ठीक, ये हो गया आपका एससी, ये हो गया आपका एसटी, एक मिनट, ये हो गया आपका एसटी, एससी, और ये हो गया एसटी। ठीक है, ये जो पूरा गोला जो आपको दिखाया गया है ना, ये पूरा गोला किसका है, पिछड़ा वर्ग का है। पिछड़ा वर्ग मतलब आप समझ ना, एससी एसटी और ओबीसी अभी आएगा, तो यही ओबीसी जो आया ना उसको ही मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो देखिए पिछड़े वर्ग में एससी एसटी को संविधान, देखिए जब संविधान बना, संविधान बनने के बाद से ही इस एससी और एसटी को क्या मिल गया था भाई, 23% का आरक्षण दे दिया गया था। संविधान बनने के समय ही, संविधान बनने के समय या संविधान बनने के बाद बोल लीजिए, संविधान बनने के बाद से ही आरक्षण मिल गया था इनको। लेकिन अब समझिएगा ओबीसी का कंसेप्ट को। 1977 का चुनाव आपको पता है, मैंने बताया था, पहली बार गैर कांग्रेसी बोले तो प्रधानमंत्री या फिर गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार भारत में बन रही थी। तो 1977 में चुनाव होने वाला था, और इस चुनाव में एक मुद्दा रखा गया कि एससी और एसटी के जो अतिरिक्त जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यानी कि ये जो इतना पिछड़े वर्ग के लोग जो बच गए हैं, और इस कहा जाता था कि इसकी जो आबादी है, कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, 52% है। तो कोई भी पार्टी को अगर इतने लोग वोट कर दे तो भाई उसको सरकार बन जाएगा। उनको वोट कितना चाहिए, 51% ही, मतलब ऐसे समझिए 100 लोग है, ठीक है, 100 लोग में एससी एसटी की संख्या मान के चलिए 30 है। ठीक है, मान के चलिए ये 20 हो गया इसकी संख्या, ये 15 हो गया, तो टोटल एससी एसटी की संख्या कितनी हो गई, एससी एसटी की संख्या 30 हो गई। और यहाँ पे कहा गया कि 60 जो हो गया आपका ओबीसी वाले हो गए। ठीक है, 60 हो गए ओबीसी वाले, तो 60 30 90, और बाकी 10 कितने हैं भाई, जनरल के हैं। तो भाई यहाँ के ये जो 60 लोग जो बच गए ये वाले हो गए। ठीक है, तो चुनावी मुद्दा यही रखा गया कि जो रेस्ट जो पिछड़े वर्ग के लोग बच गए हैं, कि अगर हमारी पार्टी अगर केंद्र में सरकार बनाती है तो ये वादा करते हैं कि आपको भी क्या किया जाएगा, आरक्षण के दायरे में लाया जाएगा और आपको आरक्षण दिया जाएगा। क्योंकि ये 52% में तो इनकी सरकार ही बन जानी, तो और हुआ भी ऐसा ही कि ये सारे लोगों ने मिल करके वोट दिए जो जनता पार्टी के नाम से जिनकी सरकार बन रही होती है। तो 1977 में पहली बार दूसरी पार्टी का क्या हुआ भाई, सरकार बना, और मुद्दा क्या था भाई, ये जो पिछड़े वर्ग के लोग जो बचे हुए उनको क्या करना भाई, रिजर्वेशन देना। ठीक है, यही मुद्दा था, और इसकी आबादी 52% आबादी है। अब 52% आबादी वाले लोग अगर वोट कर दे तो सरकार उनका बनना तो सुनिश्चित है, क्योंकि सरकार बनने के लिए कितना चाहिए आपको वोट, 51% चाहिए था। तो बस हुआ भी वही, 1977 का चुनाव हुआ, और पहली बार केंद्र में
सरकार में क्या हुआ, केंद्र सरकार में परिवर्तन हुआ, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई और किसकी सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, जनता पार्टी सत्ता में आई तो भाई उन्होंने अब वादा किया है, क्या करना है भाई, उनको आरक्षण देना है। तो जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद जनता से जो वादा किया था कि भाई आप जो पिछड़े वर्ग उनको क्या किया जाएगा, आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, तो उसी के संदर्भ में रखते हुए दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। ठीक है, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसके चेयरमैन कौन बनाया गया भाई, बिहार के ही बहुत फेमस है पर्सन, आपको पता भी होगा। और इनके चेयरमैन जो बनाया गया भाई, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपीएम मैंने लिख दिया, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, यही मंडल आयोग से आगे जाके फेमस होंगे। ठीक है, और इन्होंने 1989 में इस आयोग का गठन किया था और 1980 में इसने क्या किया, रिपोर्ट दी। अब ध्यान से समझिएगा, 1980 में इसने रिपोर्ट दी, इसके रिपोर्ट आते आते तक भाई जो जनता पार्टी की जो सरकार थी वो गिर गई, फिर से चुनाव हुई और फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बन गई, यानी कि कांग्रेस की सरकार बन गई। तो ये बीपी जो बृंदेश्वर प्रसाद मंडल जो इसके चेयरमैन थे, इसको ही मंडल कमीशन के नाम से कह दिया जाता, मंडल आयोग के नाम से कह दिया जाता है। और ये मंडल आयोग ने 1980 में रिपोर्ट दी। अब भाई देखिए, जनता पार्टी ने इसका गठन किया, इसके चेयरमैन की नियुक्ति की है, तो अब तो जनता पार्टी की सरकार ही नहीं रही भाई, अब सरकार फिर किसकी आ गई, 1980 में कांग्रेस की आ गई है। तो 1980 में इन्होंने जो भी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को भाई अब दूसरे पार्टी की सरकार है तो क्या वो एक्सेप्ट करेगी भाई, उसको विचार को लिया ही नहीं, उसके रिपोर्ट में जो भी बातें थी उसको लिया ही नहीं। लेकिन ये बातें अब आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो रिपोर्ट आई थी 1980 में, उसकी रिपोर्ट की बातों को समझना और सुनना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये मंडल आयोग जो था, मंडल आयोग जो ये था, मंडल आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें क्या क्या बातें लिखी थी, ध्यान से समझिए। उन्होंने ये लिखा था कि जो बची आबादी है उस पिछड़े वर्ग का वो 52% है। इस मंडल आयोग ने बताया कि ये जो आपका आबादी है, ये कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, 52% है। मतलब कुल पिछड़े वर्ग से, ऐसा समझिए इसको, ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए कुल पिछड़ा वर्ग जो है, कुल पिछड़े वर्ग में लोगों की संख्या 90 है। ठीक है, उसमें से 52% जो जनसंख्या किसका है, इस पीछे बचा हुआ जो है, तो 52 अगर ये हो गया तो ये कितना होगा, 38 होगा, है ना, कितना होगा 38 और 8 2 5 38 है। तो ये इस रिपोर्ट में, इस मंडल आयोग ने अपने रिपोर्ट में ये कहा कि बची आबादी जो है, यानी ये जो आबादी आपकी बच गई है, एससी हो गया, एसटी हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखते चलिएगा, ये जो बची आबादी जो है पिछड़ा वर्ग है, यानी जो कुल पिछड़ा वर्ग जो है उसके कितना प्रतिशत है, ये 52% है, 52% है। और जनसंख्या के अनुपात में देखें तो इन्हें 52%, तो इनको कितना आरक्षण मिलना चाहिए, इनको 52% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अब आपको पता है 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया था पहले ही, कितना, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन आप दे नहीं सकते। ठीक है, 50% ज्यादा आप रिजर्वेशन दे नहीं सकते हैं। इधर एससी और एसटी को ऑलरेडी 23% रिजर्वेशन दिया जा चुका था। ठीक है, आरक्षण मिल गया था, तो बचा कितना भाई, 27% आरक्षण ही बचा। ठीक है, इसीलिए जो आपका ये बचा हुआ जो पिछड़ा वर्ग है उसको कितना आरक्षण मिला, 27% का आरक्षण मिला। ठीक है, तो ये 27% का आरक्षण इनको मिला। और इसी बचे हुए पिछड़े वर्ग को पहली बार, यही जो बचा हुआ पिछड़ा वर्ग जो है ना, इसी को नाम क्या दे दिया गया, अदर बैकवर्ड कास्ट, अदर। ठीक है, अदर बैकवर्ड कास्ट। इसी मंडल आयोग ने इस शब्द का बोला जाए तो उत्पत्ति किया था। समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये बताइएगा। पहले एक बार फिर से चलते हैं हम लोग। हमने आपको ये कहा कि पहली बार 1977 में, चलिए यहाँ से चलते हैं, 1977 में क्या हुआ भाई, चुनाव होने वाले थे, और जिसका मुद्दा क्या रखा गया कि जो बचे हुए पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अगर हमारी केंद्र में सरकार बनती है तो हम भी आपको आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। और हुआ भी यही कि जनता पार्टी की सरकार बनी और इन्होंने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके चेयरमैन बनाया गया बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसको मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। और 1980 में इन्होंने रिपोर्ट दी, 1989 में इसका गठन किया गया था। लेकिन 1980 तक क्या हो गया भाई, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है, उनकी पार्टी गिर जाती है, जनता पार्टी। इन्होंने जो रिपोर्ट दी, इनके रिपोर्ट को कांग्रेस ने स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन इसकी रिपोर्ट में क्या था, इन्होंने ये कहा कि जो पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है कितना है, कुल पिछड़े वर्ग का 52% है, इसके लिए इसको आरक्षण कितना मिलना चाहिए, 52%। लेकिन 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होगी, तो इसीलिए 23% तो एससी एसटी को मिल चुका था, बचा कितना, 27%। इसलिए मंडल आयोग ने सिफारिश किया कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, और इनका नाम भी अदर बैकवर्ड कास्ट इसी मंडल आयोग ने दिया था। और एक सिफारिश इन्होंने कहा कि जो पदोन्नति है, यानी कि जो प्रमोशन में भी इनको आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, ये 3 मुख्य सिफारिश हैं जो मंडल आयोग की थी। लेकिन जिस सरकार ने मंडल आयोग की गठन की थी, यानी कि जनता पार्टी ने इस सरकार की गठन की थी,
लेकिन ये सरकार ही गिर गई, तो इस रिपोर्ट को क्या कर दिया गया, ठंडा बक्से में डाल दिया गया। ठीक, फिर से 1989 में क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा था। और इस समय जो 1989 में यानी 1990 में कहा, जो प्रधानमंत्री कौन है, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन रहा है, गैर कांग्रेसी है, जनता दल के ही ये नेता बन रहे हैं, जनता दल के ही नेता बने। तो जनता दल, जनता पार्टी, जनता दल, अब समझिए मैंने एक वर्ड बोला जनता दल, इसको भी समझ लीजिए, जनता दल। तो जो जनता पार्टी थी ना, जनता पार्टी के कुछ जो नेता थे वही मिल करके ही जनता दल का फॉर्मेशन किए थे, और उसी के प्रधानमंत्री 1990 में बने तो कौन, वीपी सिंह। और इसी जनता दल से ही आज जो आप नीतीश कुमार, लालू, रामविलास पासवान की बातें जो करते हैं ना, यहीं से निकले। और उनके पार्टी में आप जरूर जनता दल देखेंगे, आरजेडी, जेडीयू, क्या है, देखिए आरजेडी जनता दल, जेडीयू जनता दल, तो उनके नाम जो पार्टी में जनता दल जरूर आएगा। समझिए हमने क्या बोला भाई, 1989 में क्या हुआ, फिर से चुनाव हुआ, और 1990 में वीपी सिंह क्या हुए भाई, गैर कांग्रेसी एक प्रधानमंत्री बने, जो किस पार्टी से थे, जनता दल। जनता दल कहां से आया, जनता पार्टी से ही आए, उन्हीं के कुछ नेता बाहर आकर के एक दल का गठन किया जिसका नाम रखा गया जनता दल, और यहीं से निकले हुए हैं आपके रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू जी। तो अब ये जो वीपी सिंह का है, वीपी सिंह का मानना था कि अगर मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए तो जनता दल को सरकार बनाने में से कोई नहीं रोकेगी, यानी कि जनता पार्टी के द्वारा ही बनाया गया था ना मंडल आयोग। तो वीपी सिंह का मानना ये था, फिर वीपी सिंह का मानना ये था कि अगर जो मंडल आयोग ने जो सिफारिश दी है, उस सिफारिश यानी कि उस रिपोर्ट में जो सिफारिश की है उसको अगर लागू कर दिया जाए भाई, तो भाई हमारी सरकार फिर पुनः बन जाएगी, क्योंकि वो जो अदर बैकवर्ड कास्ट की कुल आबादी कितनी थी, 52% आबादी थी, और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए इससे ज़्यादा वोट चाहने की आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक है, तो वीपी सिंह ने मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा कर दी, जो मंडल आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसको लागू करने की घोषणा कर दी। इसको लेकर के पूरे देश में काफी विरोध भी हुआ, और मामला कहाँ गया, कोर्ट में गया। ठीक है, और ये मामला कोर्ट में गया, और इसको लागू जो किया गया तो उसको स्टे लगा दिया गया कोर्ट के तरफ से। 2 साल तक इसकी सुनवाई चली, और 1992 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। इस निर्णय को ही कहते हैं इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला, या फिर इसी को नाम दे दिया जाता है मंडल कमीशन वाद। ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, इसको मैं नहीं लिखूंगा, बस स्टोरी सुनते चलिए। हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि भाई जैसे वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम मंडल कमीशन के जो रिपोर्ट को अगर पूरे भारत में अगर लागू करते हैं, यानी कि 52% आबादी हमारे फेवर में आ जाएगी, तो हमारी सरकार पुनः बन सकती है। तो इन्होंने घोषणा कर दी, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध भी हुआ, और ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने भाई इसकी जो घोषणा को जो लागू किया गया तो उसको स्टे किया गया। 2 साल तक इसकी सुनवाई चली, और वहां से जो निर्णय आया 2 साल के बाद 1992 में, ठीक है, 2 साल तक सुनवाई चली, और 1992 में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस निर्णय को मंडल कमीशन वाद भी कहा जाता है, या फिर इंदिरा साहनी बनाम वर्सेस भारत संघ का मामला भी कहा जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, इसमें यह दिया कि जो ओबीसी है, ये ओबीसी की उत्पत्ति है, नाम देने वाले कौन है भाई, मंडल आयोग। कहा कि 27% का आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है, और ये बिल्कुल आरक्षण वैध है, क्योंकि 50% लिमिट है ना, 23% SC/ST को मिला, तो 27%, ठीक है, क्या किया जाएगा भाई, आरक्षण दिया जाएगा, ओबीसी को दिया जा रहा है। और लेकिन एक बात यहां पर यह लिखा गया कि अगर ओबीसी में भी, जैसे कि आपने देखा है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि जो ओबीसी में पिछड़े वर्ग में लेकिन संपन्न वर्ग से आते हैं, सब कुछ मतलब उनका ठीक ठाक है, बहुत अच्छे एक मतलब कि स्टेटस बना के रखे हुए हैं, तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो अब क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को ये डिसाइड कौन करेगा, ठीक है, कि भाई क्रीमी लेयर है तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, 27% का जो रिजर्वेशन है उसको नहीं मिलेगा, लेकिन जो नॉन क्रीमी लेयर में होंगे उसको क्या मिलेगा भाई, आरक्षण दिया जाएगा। तो अब क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में कौन आएगा, इसको निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आयोग बनाएंगे, ठीक है, और वही आयोग डिसाइड करेगा कि कौन क्रीमी लेयर में होगा और कौन नॉन क्रीमी लेयर में आएगा, ठीक है, और जो नॉन क्रीमी लेयर में आएगा उसको क्या मिलेगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, दूसरी बात ये, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ये दिया कि जो मंडल आयोग की रिपोर्ट को इन्होंने जो कहा था कि क्या था कि प्रमोशन यानी कि पदोन्नति में भी आरक्षण मिलेगा, उसको यहाँ पे दरकिनार किया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, कि पिछड़े वर्ग में जो अदर बैकवर्ड कास्ट में 27% का आरक्षण मिलेगा, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को डिसाइड करने के लिए एक क्या किया जाएगा, आयोग का गठन किया जाएगा, और पदोन्नति में ओबीसी को कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, ठीक है, आरक्षण नहीं मिलेगा। और दूसरा कि अब एक चीज अब ये समझिए
कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़े वर्ग में, ठीक है, पिछड़े वर्ग में कौन शामिल होगा, यानी ओबीसी में कौन शामिल होगा और कौन शामिल नहीं होगा, और या फिर क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर में कौन आएगा, उसके लिए एक परमानेंट आयोग का गठन किया जाए, ठीक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1992 में एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। यहाँ तक स्टोरी समझ में आई? चलिए आइए पहले इसको एक बार फिर से रिकॉल करते चलेंगे। देखिए, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में मैंने आपको समझाया था क्या कि 1989 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। क्योंकि 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी की सरकार जनता पार्टी की सरकार बनी, तो इन्होंने जो बचे हुए पिछड़े आबादी वाले जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनसे वादा किया था कि भाई आपके लिए अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको आरक्षण प्रदान करेंगे। तो उसके लिए इन्होंने भाई दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1980 में सौंपी, जिसका प्रमुख क्या क्या बातें थे भाई? 3 बातें थी। एक तो शेष जो पिछड़े वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अन्य पिछड़ा यानी कि ओबीसी नाम यही दिए मंडल कमीशन नहीं। ओबीसी की आबादी 52% अप्रॉक्स है। इस रिपोर्ट में यही कहा गया था कि जो पिछड़ा वर्ग जो है, कुल पिछड़े वर्ग का 52% ये आबादी है, ये जो बचा हुआ पिछड़ा वर्ग है। अतः जनसंख्या के अनुपात में इसको 52% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए 27% आरक्षण दिया गया, क्योंकि 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि आरक्षण की जो सीमा होगी 50% से ज्यादा नहीं होगी। पिछड़े वर्ग को प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाए, ये रिपोर्ट का में रखी गई थी बातें। 1980 में सत्ता परिवर्तन के कारण मंडल कमीशन के रिपोर्ट के ऊपर क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो ये सारे रिपोर्ट धरे के धरे रखे चले गए। चौथा पॉइंट, 1992 में मंडल कमीशन वाद या फिर इंदिरा साहनी बना भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया? निम्नलिखित निर्णय लिए थे। यानी कि फिर से जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और जब उन्होंने मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उनको घोषणा की तो फिर पूरे भारत में विरोध हुआ और फिर इसका मामला जब कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया उसको समझिए। ओबीसी को 27% आरक्षण एक वैध है। संपन्न वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यानी ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ओबीसी में जो संपन्न वर्ग के लोग हैं उनको परिभाषित करने के लिए क्या प्रावधान किया जाए, यानी कि एक आयोग का गठन किया जाए। पिछड़े वर्ग में लोगों को शामिल करने के लिए या अस्थायी पिछड़ा वर्ग का गठन किया जाए। तो मतलब ये कौन पिछड़े वर्ग में आएगा, उसके लिए एक स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाए। पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा और आरक्षण की सीमा का पालन किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, किसके? मंडल कमीशन वाद या इंदिरा साहनी बनाम या भारत संघ के मामले में, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया तो उस पर क्या क्या कार्रवाई की गई। अब यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया, ठीक है। अब इस निर्णय पे क्या क्या कार्रवाई की गई अब उसको समझिएगा ध्यानपूर्वक। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, अब उसी के निर्णय पे जो कार्रवाई की गई है, तो देखिए पहला पॉइंट याद रखना है क्या है? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए क्रीमी लेयर को यानी मलाईदार परत को परिभाषित करने के लिए जस्टिस रामानंदन प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जिसे क्रीमी लेयर को परिभाषित किया। तो पूछा जाएगा जो क्रीमी लेयर को परिभाषित करने के लिए कौन सी समिति? तो रामानंद प्रसाद समिति बोलिएगा, याद करिएगा। कमेटी गठन किया था, कौन अध्यक्ष थे? तो यही अध्यक्ष थे, जस्टिस थे, ठीक। तो इन्होंने बताया कि कौन क्रीमी लेयर के दायरे में आएंगे। तो कमेटी का नाम याद रखिएगा, अध्यक्ष कौन है? रामानंद प्रसाद। दूसरा क्या डिसीजन लिया गया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर 1993 में एक अस्थायी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। यह आयोग संवैधानिक संस्था नहीं थी उस समय, 1993 में ये संवैधानिक संस्था नहीं थी। इसका गठन हुआ था 1993 में, लेकिन ये संवैधानिक संस्था नहीं थी उस समय। लेकिन 102वां संविधान संशोधन करके 2018 में आर्टिकल 338 में इसको क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया और एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो पूछता है एग्जाम में कि स्थायी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो भाई कौन सा संविधान संशोधन करके? 102वां संविधान संशोधन करके 2018 में। अगला आर्टिकल, और किस आर्टिकल में रखा गया? आर्टिकल 338 का बी। आर्टिकल 342 का ए क्या बोल रहा है समझिएगा। ये 102वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो लोक अधिसूचना के द्वारा सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को परिभाषित करे। यानी कि आर्टिकल 342 का ए क्या है इसको समझिए। आर्टिकल 342 ए को संविधान में जोड़ा गया था 102वां संविधान संशोधन करके। इसका मेन ये है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि कौन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में आएगा, ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। ये राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। तो देखिए वही लिखा गया, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह लोक अधिसूचना, ठीक है, वह लोक अधिसूचना के द्वारा सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को परिभाषित करे। यानी कि राष्ट्रपति जो है ये परिभाषित करेंगे कि कौन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग में आएगा,
ठीक है, तो उनको पिछड़े वर्ग में रखा जाएगा। ये कौन राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति को ये अधिकार कौन दे रहा है, आर्टिकल 342 का ए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कि जैसे कि अभी आपने क्या किया, एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अस्थायी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया। अब इस पिछड़े वर्ग में सामाजिक या फिर शैक्षणिक रूप से किसी को अगर आपको डालना है कि हाँ भाई इस कम्युनिटी को पिछड़े वर्ग में डालना है, तो ये राष्ट्रपति को अधिकार है आर्टिकल 342 के ए के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया भाई। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4, चलिए यहाँ से चीज़ें और कि मैंने नोट किया नहीं भाई, क्योंकि कंटेंट साथ के साथ रेडी कर दे रहा हूँ, क्योंकि नोट्स भी आपको साथ में साथ देते चलूँगा। तो देखिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि नहीं भाई, बताइएगा। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अभी देखिए आर्टिकल 16 में भी हम लोग को और करना है। 16 का सब क्लॉज 4 देखेंगे, 4 में हम लोग 4 का देखेंगे, फिर 4 का खा भी देखेंगे। एक मिनट भाई, 4 का खा भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखना। 16 का सब क्लॉज 5 देखेंगे, 16 का सब क्लॉज 6 देखेंगे। यानी अभी आर्टिकल 16(6) में भी आधे घंटे का और लेक्चर बाकी है, 20 से 30 मिनट का लेक्चर है, ठीक है। तो ये भी इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास को जोड़ देंगे यहाँ से आगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं, सिस्टमैटिक वे में आपको क्लास मिलते चलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं भाई। देखिए सबसे पहले एक बार मैं आपको फटाफट चीज़ों को एक बार यहाँ से थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करता हूँ। आपने क्या देखा, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार की बातें की सर आपने, यानी कि समता का अधिकार की आपने बातें की थी। तो समता का अधिकार में मैंने आपको क्या बताया था कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समता के अधिकार आपको पढ़ना है। तो इसमें आर्टिकल 14 आपने देखा, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, यानी राज्य जो है व्यक्तियों को कानूनी की दृष्टि से आपके साथ भेदभाव नहीं करेगी। अब ये भेदभाव नहीं करेगी, समता आएगी कैसी, तो वो 15, 16, 17, 18 आर्टिकल है। और 15, 16 में आपने 5 आधार देखा, फिर 7 आधार देखा, ये सारी चीज़ें आपने देखते हुए फिर कैसे आरक्षण मिला, मंडल आयोग के बारे में पूरा हिस्ट्री के साथ मैंने चीज़ें बता दी है। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, कौन चेयरमैन बने, प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का, और कौन सा संविधान संशोधन करके, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलेंगे, देखेंगे सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान करना कैसे, ये सारी चीज़ें यहाँ से। तो आर्टिकल 16 का सब क्लास 4 से कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। चलिए भाई, धन्यवाद।